बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आप सभी को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे की तैयारी करें और आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम सूरह अल-इंशिराह, जो कि 30वें पारे की सूरह है, उसके तर्जुमे के साथ। और उसमें अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं और ये मक्का के दौर में नाजिल हुई हुई सूरत है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग करना शुरू की अपने घर से, और घर से ही उनको जब बैकलैश मिला, उनके अपने चचा अबू लहब ने जिस तरीके से मक्का वालों को जमा करके उनके ख़िलाफ़ भड़काया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और नुसरत के लिए अल्लाह ताला ने पहले जो मदद की और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वादा किया कि ये जो मुश्किल हालात हैं इनमें आगे भी अल्लाह की मदद जो है वो शामिल हाल रहेगी, तो आप साबित कदम रहे। ये सूरह उस हवाले से है। सो आइए इसको पढ़ते हैं और इसके तर्जुमे की तरफ जो है वो गौर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने आपका सीना कुशादा नहीं किया। व वज़अना अंक विज़रक, और हमने आपसे आपका बोझ उतार दिया। अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक, जो आपकी पीठ को तोड़े डाल रहा था। वरफ़अना लक ज़िक्रक, और हमने आपका ज़िक्र बुलंद किया। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, तो जब आप फ़ारिग़ हों तो इबादत में मेहनत करें। व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने रब ही की तरफ रग़बत रखें। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद मुश्किलात, मुखालफत और ज़हनी दबाव का सामना था, जिसके लिए ये कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार जब कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने ये आयात नाज़िल फरमाई। इसका मकसद है, अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं। और इसमें अहम पैगाम ये है कि जो इसकी आयत नंबर 5 और 6 में अल्लाह एक नहीं बल्कि 2 बार दोहरा रहे हैं, और एक सूरत के अंदर अल्लाह एक जगह पे और फिर दूसरी जगह पे बिल्कुल जब साथ साथ ये चीज़ फरमा रहे हैं, तो खुद देखें कि इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है कि हमेशा मुश्किल के साथ ही आसानी है। सो अगर आज आपकी और मेरी ज़िंदगी में हमें ये फ़ील होता है कि हमारा वक्त बुरा गुजर रहा है, तो उसको हम इस आयत से देखें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला जिस तरीके से मदद फरमा रहे हैं, तो वही रब कुरान में ये फरमा रहा है कि बेशक हर मुश्किल के साथ जो है वो आसानी है, और वो मुश्किल का जो वक्त है वो गुजर जाएगा और फिर आसानी का वक्त यकीनी तौर पर आएगा। और फिर मसरूफ़ियत जितनी मर्ज़ी हो उसके बावजूद जो है वो इबादत करनी चाहिए, ये भी इस सूरत में बताया जा रहा है, और उम्मीद और तवक्कुल जो है वो दी जा रही है। सो इसका बुनियादी खुलासे में हम लोग देखें तो ये आयत और ये सूरह हमें ये सिखाती है कि परेशानियों में घबराना नहीं चाहिए, और अल्लाह की मदद करीब होती है और साथ होती है, और हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। लेकिन उसके लिए शराइत ये हैं कि तवक्कुल, उम्मीद और यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और सब्र इस्तिकामत से इंसान खड़ा रहे। तो उस दिन मैं एक रील देख रही थी, उसमें एक बहुत डीप मैसेज था कि हमारे इर्द गिर्द बहुत अच्छा भी हो रहा होता है, बट चूंकि हम एक बेयकीनी का शिकार हो जाते हैं, हम कश्मकश में मुब्तला हो जाते हैं, तो हमें अपने आसपास सारी चीज़ें क्योटिक ही लगती हैं। वो लड़की ऑर्डर जो है वो पास्ता करती है, पर जब वो पास्ता आता है तो वो सिर्फ फ्राइज़ दिखता है। हाँ, क्योंकि उसको लगता है कि मेन्यू में है ही सिर्फ फ्राइज़। तो सामने बैठी हुई खातून जो खा रही होती है वो उसे कहती है पास्ता ही है, वो उसे कहती है नहीं ये फ्राइज़ में तब्दील हो चुका है। तो उसे कहा तो ऑर्डर भिजवा दो, दोबारा मंगवा लो। वो उसको कहती है नहीं इसमें बड़ा टाइम लगेगा। कहती है यही तो बात है कि तुम जो चाह रही हो तुम उसके लिए सब्र कर सकती हो कि नहीं, और क्या तुम ये बिलीव रखती हो कि जो तुम डिज़र्व करती हो तुम्हें मिलना चाहिए कि नहीं। तो बहुत आसान अल्फाज में एक बहुत डीप मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि हम अपने आसपास वही देखते हैं जब हम परेशानी में मुब्तला होकर कहते हैं कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं तो हूँ ही फेलियर। तो वो सारी चीज़ें ही हमें लगता है कि हाँ ट्रू है, यही हो रहा है। हमारे पास वसल्लम की एक हदीस भी है कि सब्र तो वो है जो मुश्किल के शुरू में कर लिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो आपको ये लगने लग ही जाता है कि यार अब तो वक्त ऐसा गुजर रहा है, इसको गुजारना तो है ही। लेकिन जब आपको एक दफ़ा ठोकर लगती है, अगर आप उसी वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें और सब्र करें, तो यकीनी तौर पर वो टाइम स्पेम जो है वो कम हो जाएगा, और फिर उसको गुजारने के लिए अल्लाह खुद ही जो है वो हिम्मत देता है। शुरू करते हैं जी सबसे पहले सेगमेंट सुबह की खबर से, और सबसे पहले देखते हैं कि आज हमारे पास क्या खबरें हैं।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपना घर हर शहरी का हक जो है इसके हवाले से आसान शराइत पर कर्ज़ों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, ये फरमाया है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जो है वो एक अहम इजलास हुआ और उस इजलास में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद से फ़ायदा उठाने के लिए रुकावटें दूर की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने बैरूनी सरमायाकारों और समंदर पार पाकिस्तानियों की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीन बनाने के लिए कहा है कि तामीरात के शोबे में सरमायाकारी से मईशत का पहिया चलेगा और रोज़गार के लाखों मौक़े फ़राहम होंगे। एंड वी ऑल नो दैट कि जो भी हुकूमत आ रही है पाकिस्तान में उसको ये कोशिश करनी चाहिए। पिछली हुकूमतें भी किसी न किसी हद तक इसमें कोशिश करती रही हैं, लेकिन ये काम अब तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर हर शहरी को उसका घर देने के लिए इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोशा हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं। आप मुख्तलिफ शहरों का विजिट कर लें, वहाँ पर एक झुग्गियों की कॉलोनी जो है वो लाजमी बसी होती है। ऑल्दो अब वो लोग भी इतने अक्लमंद हो गए कि उन्होंने भी सोलर पैनल्स अपनी झुग्गियों के साथ अटैच कर लिए हैं। लेकिन हर शहरी को अपना घर मिलना चाहिए और सस्ता मिलना चाहिए। और फिर उसमें एक तो ये चीज़ कि जो आपकी हुकूमत कफ़ालत के लिए काम करती है, ठीक है, वो चीज़ उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको हुकूमत को भी चाहिए कि उसको यकीनी बनाए। और फिर दूसरी एक और इसमें पॉइंट जो है वो ये कि तामीरात का शोबा, तामीरात के शोबे को जितना स्ट्रेंथन किया जाएगा रोज़गार के मौके उतने ज़्यादा फैलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके साथ सब इंडस्ट्रीज लिंकेजेस हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जितने नेशनल डिज़ास्टर्स का शिकार पाकिस्तान पिछले 2-3 सालों में हुआ है, जिनके पास ऑलरेडी पहले घर मौजूद थे वो लोग भी बेघर हो चुके हैं। सो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा वज़ीर आज़म की तरफ से, अगर इसको यकीनी बनाया जाए कि जो कर्जे दिए जाएं वो आसान अक़सात पे भी दिए जाएं, उस पर कोई ऐसे बड़ी मेरिट की एक लिस्टिंग ना रखी जाए, सो तभी ये शफाफ हो सकता है। तो इसको यकीनी बनाने की तरफ भी हमें कोशा होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जैसे हमने कहा काविशें बहुत हो रही है पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए, और इसी वजह से जो मुझे बिलीव एक था ना कि हमारा अदालती निज़ाम स्लो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इंसाफ मिल ही जाता है, लेकिन थोड़ा स्लो है, तो फिर भी इंसाफ मिलना चाहिए। और इंसाफ के कटहरे में चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको खड़ा ज़रूर होना चाहिए। तो एक केस स्टडी आपको बताती हूँ। आप मर जाएंगे तो आपकी जायदाद बेचकर पैसे वापस लिए जाएंगे। ये एक साबिक डीजी के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उन पर ये इल्ज़ाम था कि अपनी टेन्योर के दौरान उन्होंने अपने इदारे से कुछ ऐसे फाइनेंशियल बेनिफिट हुए हैं जो उनको नहीं होना चाहिए था, जो लॉज में मौजूद नहीं थे, जो कि उनका हक नहीं बनता था कानूनी तौर पर। सो उन पे केस दायर किया गया था। वो चूंकि रिटायर हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उनको अदालत ने रुजू किया और उनसे कहा कि आप ये पैसे वापस करें। जो थे वो उनका बता दें PMDC के साबिक डायरेक्टर जनरल ने अपने इदारे से गबन किया था। और उसके बाद जो जस्टिस की बात है वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने उनको कहा कि ना सिर्फ आपको ये पैसे, बेशक आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आपके जो पैसे आपने इदारे को देने हैं वो आपको देने पड़ेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये भी कहा कि अगर आप नहीं देंगे और आप अपनी आखिरत ख़राब करना चाहते हैं तो बेशक आप करें, लेकिन अगर आप मर जाएंगे तो आपके बच्चों को भी इसके पैसे देने पड़ेंगे। nice. ये वो मेरे ख्याल से वो अदालती निज़ाम है, वो इंसाफ है जो हम मुतवक्का करते हैं। जब भी ऐसा कोई केस हमारे सामने आता है तो हमारी कोशिश यही होती है कि ऐसा फैसला हो जो इंसाफ पे मबनी हो, और ये वो फैसले हैं जो सामने आते हैं। आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं PSL का। कल का मैच आप लोगों ने देखा, काफ़ी एक्साइटिंग था, एंजॉय भी किया होगा। लाहौर कदाफी स्टेडियम में मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद के दरमियान खेला गया, जिसको लाहौर कलंदर्स ने जीत लिया। पहला मैच था। आगे PSL 11 के टाकरे आप लोगों के सामने जो है वो होते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में जो पिछली दफ़ा से इनिशिएटिव लिया गया था उर्दू कमेंट्री का, उसमें एक और चीज़ का इजाफा ये हुआ है कि उसके लिए खुसूसी चैनल का जो है वो भी आगाज़ कर दिया गया है। सो PSL के सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी पैगाम में ये बताया गया है कि शायकीन अब अपनी कौमी ज़बान में मैच कमेंट्री और माहिराना तज्ज़ियों के साथ क्रिकेट का भरपूर लुत्फ़ उठा सकेंगे। और उर्दू कमेंट्री पैनल में सलमान बट हैं, सना मीर हैं पाकिस्तान की फॉर्मर क्रिकेटर, शुएब मलिक हैं, तारिक सईद हैं, अयाज मोहम्मद हैं, शाह फैसल और मरीना इकबाल भी शामिल हैं। सो बहुत जगहों पर ये प्रॉब्लम होती थी कि जब अंग्रेज़ी में कमेंट्री हो रही होती थी तो पाकिस्तान की लार्जर ऑडियंस को वो चीज़ समझ में नहीं आती थी। तो उर्दू में जब आप कर ही रहे हैं तो वाई नॉट उर्दू में होना चाहिए, ताकि सबको एक कॉमनली जो ज़ुबान है हमारी वो समझ। मेरे ख्याल से ना उसमें अंग्रेज़ी जिन लोगों को समझ भी आती थी ना, उसमें भी इशू आता था कि क्रिकेट की टर्मिनोलॉजीज़ थोड़ी होती हैं, स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी जो आम फहम अल्फाज में आपको अगर समझाई जाए तो आपको लगे कि बहुत आसान है, लेकिन वो जो उनके वर्डिंग्स होती हैं वो आपको उस वक्त समझ नहीं आ रही
होती तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती थी, तो अब उसको बहुत आसान बना दिया गया है। सर के ऊपर से नहीं गुजरा करेंगे। बिल्कुल, अब आपको समझ आएगी किस एंगल से बॉल फेंकी गई है, कैसे करना चाहिए था, क्या होना चाहिए था। सो वो सारी चीज़ों का अब मजमू आपको समझ आएगा। ये बहुत एक अच्छी खुशाइंद बात है जो PSL की में जो है हमें देखने में आई थी सीजन 10 में, और अब उसको जारी रखा गया है। आगे बढ़ेंगे और ये एक और अदालती फैसला है, और इस पे मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगी। कम उम्री की शादी, हमारे से जो पहले की जनरेशन्स गुजरी हैं उसमें मेरे ख्याल से या तो शायद जब ID कार्ड भी बनते थे तो बहुत लेटर ऑन बनते थे, ठीक है, तो उस वक्त जो डेट ऑफ बर्थ थी तो बहुत सारे लोगों को इवन पता भी नहीं होती थी, तो गलत लिखा जाता था, और ऐसे में ये मसला ज़्यादा दरपेश होता था कि जी कम उम्र की शादी जो है वो एक आम मसला बनता जा रहा था। अब 1929 में चूँकि आइन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका बाकायदा एक वो भी दिया कि किस उम्र से किस उम्र तक शादी हो सकती है, और उसके बाद उसके क्या किस तरह वो मुनहदम हो सकती है, मतलब ख़त्म हो सकती है, नल एंड वॉइड किस सूरत में करार दी जा सकती है। उसी पे ही आजकल के केस की अगर हम स्टडी आपको बताएं तो वफाकी आईनी अदालत ने कम उम्री में शादी के निकाह से हवाले से जो फैसला दिया है उसके मुताबिक 18 साल से कम उम्र लड़कियों की मुसलमान लड़कों से शादी पर एक अहम फैसला दिया, और उसमें मुसलमान मर्द शरई तौर पर अहले किताब ख़वातीन के साथ निकाह कर सकता है। मेरे सवाल आपसे ये है नजम कि कम उम्र से निकाह कर सकता है, अहले किताब से भी कर सकता है। इस केस स्टडी के दौरान ये बताया गया है कि लड़की पहले मुसलमान नहीं थी, जिस टाइम पे वो शादी के दस्तखत कर रही थी निकाह नामे पे वो मुसलमान डिक्लेयर हुई थी, उसने इस्लाम कबूल किया था। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी वो लड़का जो है वो उनकी शादी ठीक करार दे पा सकती है, लेकिन उनका निकाह जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता। सो आया चूंकि वो कम उम्र का निकाह होता है वो ख़त्म हो सकता है या फिर नहीं, वो कुछ अरसा जो है के लिए नहीं हो सकता। एक्चुअली द थिंग इज़ कि जिस ये केस जो है बहुत अच्छी स्टडी है, ठीक है, और इस पर हमें कानूनी माहिरीन के साथ जो है ना डेफिनेटली बात करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इस केस को यूँ लिया गया था कि एक मुसलमान लड़का और एक ऐसी लड़की जो कि अहले किताब है, ठीक है, मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका आपस में निकाह हुआ। और जब ये मुद्दा पहुंचा कोर्ट के पास तो वफाकी आपको पता ही है कि अब ये जो आईनी अदालत कायम हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, इसलिए उन्होंने कहा था वफाकी आईनी अदालत के पास जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। 1929 का जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है, ठीक है, उसके तहत जो है ना ये कम उम्र की शादी पर सजा हो सकती है, ठीक है, जो कि हमारे कानून में फौजदारी सजा होती है, बिल्कुल, लेकिन आपका निकाह खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि निकाह का एक इजाबो कबूल का सिलसिला होता है, ठीक है, और उसमें आपकी बालिग होना जो है वो जरूरी है, ठीक है। अब वो बलूगत का जो अमल है और पाकिस्तान में जो 18 साल का अमल है, इसमें फर्क है। डेफिनेटली वी ऑल नो दैट, चाहे मर्द की बात करें चाहे औरत की बात करें, तो उस एतबार से जो है ये अदालत ने जो फैसला दिया है उसको इस जुमरे में देखा जाए तो बिल्कुल ये दुरुस्त। सो बेसिकली ये कंफ्यूजन जो है ना, ये जो, क्योंकि मैंने इस पे जब ये मैंने देखा तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नीचे देखे कि आया जो अगर 18 साल से कम उम्र में निकाह होता है तो वो निकाह खत्म हो जाया करेगा या उसका क्या सीन होगा। सो नाउ वी आर क्लियर कि नहीं, वो निकाह खत्म नहीं हो सकता, बट वो उसको सजा हो सकती है, और फिर मेरे ख्याल से कुछ टाइम पीरियड के बाद जब आप उम्र में पहुंच जाते हैं तो फिर आप उसको रुखसती करवा सकते हैं। रख लें। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं जी रेलवे हादसात में एक दफ़ा फिर से जो है ना वो इजाफा हुआ है। हमें कुछ अर्से पहले भी हमने रेलवे का एक हादसा देखा था और अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले भी रेलवे का हादसा पेश आया है, जिसमें कराची से लाहौर जाने वाली करागरम एक्सप्रेस खानेवाल जंक्शन के करीब 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ करागरम एक्सप्रेस बल्कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो रेलवे की कराची टू लाहौर और कराची टू इस्लामाबाद चलती हैं उसमें काफ़ी जो है वो टाइमिंग का इशू आया। उसके बाद जाहिर बात है ट्रैक को क्लियर करने का काम जो है वो इस वक्त जारी सारी था, जिसकी वजह से बहुत सारी ट्रेन जो हैं वो मुअत्तल हुई हैं लोगों की। अब ट्रेन अलग होने से मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया, ताहम खुशकिस्मती से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और रेलवे हुक्काम और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई, जो कि जारी सारी था काम, और अब तक जो है वो ट्रैक को क्लियर करवा लिया गया। अभी कुछ अर्सा कबल हमने ये भी न्यूज़ आपके साथ शेयर की थी कि रेलवे का निज़ाम अब इतना माशाल्लाह से बेहतर हो गया कि वहाँ के जो अमला है उन्होंने बहुत सारे बच्चियां घर वालों को वापस किए थे जो घरों से भाग जाते हैं किसी भी वजह से। आप इनका जो आप सीपी लाउंज है रावलपिंडी, उधर जाके लॉन्च में बैठे हैं तो आपको पता लगेगा कि आप किसी जो है ना वो एयरपोर्ट से कम जगह पे नहीं बैठे हुए और एयरपोर्ट से भी मतलब अच्छी जगह पे बैठे हैं। तो ये मेरे ख्याल से वैसे हमने बहुत इसमें इकदाम करके उसको बेहतर किया है,
बट डेफिनेटली मजीद बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है। Exactly. आगे बढ़ेंगे और आपको एक बहुत ही दिलचस्प खबर सुनाते हैं। एक मेंटल हॉस्पिटल से में एक अनोखी वारदात पेश आई है। मरीज अस्पताल से एम्बुलेंस लेके फरार हो गया। क्या बात था भी मेंटल हॉस्पिटल, और मरीज जो है उसका दिमाग इतना लेकिन चल रहा था कि अगर उसने चोरी करनी है तो एम्बुलेंस ही चुरा के ले गया, लेकिन उसने अपनी चोरी पूरी की। लाहौर में ये वाक़ा पेश आया। एक निजी न्यूज़ चैनल के मुताबिक मेंटल अस्पताल लाहौर में दाखिल मरीज़ अस्पताल से एम्बुलेंस लेके फ़रार हो गया और एम्बुलेंस लेके शादरा अस्पताल पहुंच गया। पुलिस ने इमरजेंसी कॉल पर फौरी कार्रवाई की और शादरा अस्पताल से ज़हनी मरीज़ को हिरासत में भी ले लिया और उनके कब्जे से एम्बुलेंस भी बरामद कर ली। अब मुझे ये बताएं, ऐसे मरीज़ पे केस हो सकता है कि नहीं? ऐसे मरीज पे क्या केस कोई करेगा, वो बेचारा पहले ही मेंटली जो है वो चीज़ों से गुजरा है। लेकिन मुझे बड़े मजे की एम्बुलेंस के साथ बहुत सारी कहानियां। एक तो एम्बुलेंस को टैक्स नहीं पड़ता, एम्बुलेंस को पुलिस भी नहीं रोकती, एम्बुलेंस जो है वो क्लियरेंस पे जा रही होती है। तो मुझे एक और वाकया याद आता है कि कुछ लड़के थे, उन्होंने एम्बुलेंस पे रावलपिंडी से खुंजराब का सफर किया था। ठीक है कि टैक्स से हम लोग बच जाएंगे और हमें चेकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी और सब कुछ क्लियरेंस होगी। लेकिन बाद अज़ा उन पे जो है वो कार्रवाई हुई थी इस हवाले से, जब बताया उन्होंने खुद ही था कि हम जो है एम्बुलेंस से। और ऐसे कोरोना में भी एक हुआ था ना कि जी वो बाहर कोई कहीं जा रहे थे, वो भी एम्बुलेंस में ही सफर किया। तो कोरोना में क्योंकि ट्रैवल बैन हो गया था, आप जा ही नहीं सकते थे। उन्होंने कहा घर पे फ्री बैठे हुए हैं तो हाँ चलो घूमने चलते हैं, तो उन्होंने भी एम्बुलेंस। अच्छा जी, एक और वीडियो जो इस वक्त आप और मैं सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उसकी हकीकत के बारे में बात करते हैं। तेल अवीव की इजराइल की फुटेज है जहां पर कव्वों का जो है ना वो राज देखा जा रहा है हवा में, और काफ़ी सारे कव्वे हर जगह पर मौजूद हैं, गाड़ियों के ऊपर, सड़कों के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, और लोग इसको कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से कोई अजाब जो है वो आया। कुछ लोग इसको AI मान रहे हैं। आए खबर की तरफ हम लोग देखते हैं कि ये वीडियो ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब खित्ते में कशीदगी अपने उरूज पर है और हालिया दिनों में इसराइल पर मिसाइल के हमलों के बायस सूरत हाल पहले से हसास बनी हुई है। वीडियो आप लोगों के सामने है जहां पर सोशल मीडिया पर बाज़ सार्फिन इस मंजर को बदशुगनी से ताबीर कर रहे हैं और उसे आने वाले किसी बड़े वाक़या तबाही की अलामत करार दे रहे हैं। कुछ अफराद ने तारीखी हवालों का जिक्र करते हुए माजी में भी परिंदों की गैर मामूली हरकत को जंगलों या सल्तनतों के जवाल से जोड़ा है, और ताहम माहिरीन का कहना है कि इस तरह के वाक़यात अमूमन कुदरती वजूहात की बिना पर होते हैं, जैसे मौसम की तब्दीली, खुराक की तलाश या माहौलियाती अवामिल। उनके मुताबिक इस किस्म की वीडियोज़ को महज साइंसी तनाजुर में देखना चाहिए और गैर ज़रूरी खौफ और अफवाहों से गुरेज करना चाहिए। बट वी ऑल नो दैट कि पाकिस्तान में या ओवरऑल हमारा बिलीफ भी है, और हम लोगों ने ऐसे कुरान के थ्रू भी हमें ये मालूम है कि किस तरीके से अबाबील के ज़रिए अल्लाह ने जो शिकस्त दी थी हाथी को, ठीक है, जब वो काबे पे हमले के लिए आ रहे थे। और दूसरी जगह पर जब हम लोग देखते हैं इस्लामी तारीख में भी या हम लोग स्टडी करते हैं तो सल्तनतों में जाहिर बात है ऐसी चीज़ें थी बिल्कुल कि वो वहाँ पर परिंदों का आ जाना और परिंदों का जवाल की तरफ जो है वो जिस तरीके से लेकर जाना। वेल देखते हैं कि इसका जो है वो क्या बनता है और किस तरीके से। हाँ, लेकिन वैसे है बहुत तशवीशनाक सी सूरत हाल। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं स्कॉटलैंड के साहिल से मिलने वाली बोतल में एक पैगाम बंद था। पैगाम क्या था? वैसे एक तजस्सुस वाली बात ये भी है, कनाडा के प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से पानी फेंका गया था। माइक स्कॉट का कहना था कि तकरीबन 2 हफ्ते कबल वो अपने कुत्तों के साथ एबरडन में एक साहिल सेंट साइरस पर सैर कर रहे थे जब उनके कुत्ते ने एक पानी में एक बोतल देखी। माइक ने देखा कि बोतल में एक खत था जिसको पानी से बचाने के लिए प्लास्टिक की थैली में सील किया गया था। ये खत फ्रांसीसी ज़बान में अगस्त 2024 में लिखा गया था। खत में लिखा गया था इस बोतल को प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से क्यूबिक में आइल्स डी लॉ मेडलिन के लिए भेजा जा रहा है। खत लिखने वाली एनी जॉयसन का कहना था कि जिसको भी खत मिले वो फेसबुक के जरिए उनसे रब्ता करें। क्या बात है? हाल उन्होंने खत खोला नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी अमानतदारी है, क्योंकि जो भी मेरे ख्याल से वो खत किसी और को मिल रहा था तो वो तजस्सुस में ही खोल लेता कि ख़त के लिए रास्ता जो है वो कौन सा चुना गया है, फेंक के बोतल में बंद करके। लेकिन अब उस ख़त में होगा क्या, ये एक अलग स्टोरी है। सही बात है, वी शुड डू रिसर्च अबाउट इट। वैसे हाँ बिल्कुल की जाए और कि क्यों पता लगाया जाए कि क्या जो है ना वो चल रहा है। लेकिन ये था जी हमारा पहला सेगमेंट न्यूज़ से रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे, गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे और एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो कि इस वक्त आप लोग जब भी अपना स्क्रॉल करना शुरू करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पर आपको अक्सर एड्स ऐसे मिलते हैं कि कुछ ऑयल्स जो हैं वो बेचे जा रहे हैं मार्केट में और उनको जोड़ा जाता है कि आपकी हड्डियों के दर्द को, आपके पट्ठों के दर्द को, आपकी कोहनी का, आपके घुटने का, कहीं पर भी आपको जॉइंट्स पेन है तो वो ठीक जो है ना वो हो जाएंगे। ठीक है, सो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज का ये भी सेगमेंट हमारे साथ जो है वो रखा जाएगा और फिर हम लोग ये भी बात करेंगे कि कैसे
पाकिस्तान में फलाही इदारे जो है वो काम कर रहे हैं, और फिर साथ ही साथ डेफिनेटली PSL है, तो PSL के ऊपर भी हमारी बात होगी। तो ये हमारी वो चंद चीज़ें हैं जो आगे आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सो कहीं जाइएगा मत, एक छोटी सी वक्फे से वापस आते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अब बात करेंगे हम इस सेगमेंट में पाकिस्तान में एक ऐसे इदारे की जो कि फ़लाह व बहबूद के कामों में आगे है, चाहे कोई डिज़ास्टर पाकिस्तान में आए या पाकिस्तान से बाहर इस वक्त ग़ज़ा की सूरत हाल हो, या जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है काम करने की फ़लाह व बहबूद के हवाले से। एक फ़लाही इदारा जो हमेशा आपको फ्रंट फुट पर नज़र आता है वो है अल-ख़िदमत फाउंडेशन, और उसी के आज जो हमारे साथ रीजनल प्रेसिडेंट पंजाब हैं वो मौजूद हैं, जनाब रिजवान अहमद साहब। उनसे जानेंगे कि इस वक्त उनके क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और आगे फ्यूचर में किस तरीके से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और अगर इनके प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनमें से किसी चीज़ की जो है वो आपको मदद रिक्वायर्ड है तो कैसे आप लोग रब्ता कर सकते हैं, ये भी हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। खैरियत से आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। रिजवान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त आप लोगों का जो पंजाब का ये वेंचर है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी आप कर रहे हैं पाकिस्तान में? सही। सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया, आपने मुझे फॉर हैविंग मी। अल-ख़िदमत फाउंडेशन 1990 में कायम होती है और इसके जो ऑपरेशंस हैं पूरे पाकिस्तान में 13 रीजन्स हैं। हमने सबसे बड़े सूबे पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, और नॉर्थ पंजाब को जो है वो मैं पिछले 7 साल से देख रहा हूँ। इसमें पूरा पिंडी डिवीज़न है, सरगोदा डिवीज़न है और गुजरावाला डिवीज़न के 2 डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल-ख़िदमत फाउंडेशन पाकिस्तान जो है मुल्क भर में 150 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसकी प्रेजेंस मौजूद है, और हमारे जो सर्विस एरियाज़ हैं वो 8 हैं, और उनमें हम ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में, कम्युनिटी सर्विस में, वॉश में, इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस में और बनो काबिल के तहत जो है ना सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। पिछले साल 2025 में जो हमारी बेनिफिशरी की लिस्ट है वो तकरीबन अराउंड 2 करोड़ 46 लाख लोग हैं जिन तक हमारी सर्विसेज जो है वो पहुँची हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब के हवाले से मुझे बताइए। जी, पंजाब के हवाले से ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त 10 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, 3000 से ज़्यादा ऑर्फन बच्चों की हम कफ़ालत कर रहे हैं, तकरीबन 46 एम्बुलेंसेस का हमारे पास फ्लीट मौजूद है, और इसी तरीके से हमारे पास 4 ऑर्फनेजेस हैं आगोश के नाम से वो काम कर रहे हैं, और 12 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारी टीमें मौजूद हैं। 11,000 वॉलंटियर, एक्टिव वॉलंटियर्स के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑर्फनेज के हवाले से, सो आप लोगों का ये प्रोग्राम है क्या? इसमें आप लोग बच्चे कैसे, खुद आपके पास बच्चे आते हैं, आप लोग पिक करते हैं? आते हैं आप लोग जो है वो रेस्क्यू टीम्स भेजते हैं, उनके थ्रू आप बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, या फिर बच्चे आपसे अप्रोच करते हैं? क्या सिलसिला तरीकाकार होता है? असल में इस प्रोग्राम का आगाज़ बड़ा दिलचस्प है, और वो ये है कि 2005 में जब ज़ल्ज़ला आया तो आपने देखा बड़े पैमाने पे तबाही हुई हमारे नॉर्थ में, शुमाली इलाका जात में, कश्मीर इंक्लूडिंग कश्मीर में। तो उस वक्त ये कुछ वेस्टर्न NGOs थी जो हमारे इन बच्चों को लेके अब्रॉड जा रही थी। उस वक्त ये ख्याल आया कि ये अपने मुल्क से तो दूर होंगे, शायद अपने मज़हब से भी दूर हो जाए। पता जो फाइनेंस करता है फिर इंसान उसी की तरफ माइल हो जाता है। तो उस वक्त पहला ऑर्फनेज हमारा बना 2006 में, आगोश अटक के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 22 आगोश हैं पूरे पाकिस्तान के। ठीक है। और हमारा जो ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम है वो 2 तरह से काम करता है। एक तरह से इस तरह से काम करता है कि बच्चे जो ऑर्फन होते हैं उनके लिए मस्ट है कि वो स्कूल गोइंग भी होंगे, हम उनको स्कूल में भी पढ़ाएंगे, और वो अपनी माओ के पास होंगे, और हम स्टाइपेंड उन माओ के डायरेक्ट अकाउंट के अंदर डालेंगे पैसे। ठीक है ना जी। और ये तकरीबन 30,000 के करीब बच्चे वो हैं जिनको हम इस तरीके से फंड कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरे वो बच्चे हैं जो किसी भी डिज़ास्टर के नतीजे में अपने वालिद वालदा दोनों को खो देते हैं, डबल ऑर्फन होते हैं, या इस तरह के हालात होते हैं कि वो अपनी एग्जिस्टिंग फैमिलीज़ के अंदर अनसेफ होते हैं या वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो फिर हमारे आगोश सेंटर्स के अंदर आ जाते हैं। हमारा आगोश जो है वो आप समझ लें कि एक घर होता है जिसमें वो रहते हैं, और इस लेवल की वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं जो आम हमारे पाकिस्तानी माशरे का जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं उस तरह की फैसिलिटीज़ होते हैं।
हैं, उनको अच्छे स्कूल्स में एडमिशन्स करवाते हैं और अराउंड 3 से 4 हज़ार बच्चे वो भी शामिल हैं जो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर इस वक्त मौजूद है। ठीक। अच्छा, जो बच्चे वहाँ से पढ़ लिख के आगे अपना फ्यूचर कोई कंटिन्यू करना चाहता है, कुछ अपनी फैमिली के पास अगर वापस उनके कोई हैं रिश्तेदार वापस चला जाए, तो उसका क्या तरीकाकार होता है? आया बच्चों को फ्रीडम होती है व्हाटएवर दे वांट टू चूज? नहीं, जो मर्जी वो करना चाहें। बेसिकली हमारा प्रोग्राम जो है ना 18 साल तक उनको टेक केयर करता है, 18 ईयर्स तक। एक दफ़ा वो हमारे पास एनरोल हो जाए 10 साल में, 7 साल में, 8 साल में, 18 साल तक हम उनको फाइनेंस करते हैं। उसके बाद जो बच्चे अच्छे होते हैं उसमें हमने एक कैडेट कॉलेज की तर्ज पे आगोश कॉलेज मरी में बनाया हुआ है और उसमें पूरे पाकिस्तान से एक ओपन टेस्ट होता है, ओपन मेरिट होता है, वहाँ से बच्चे उसके अंदर आते हैं और वो मुझे बताते हुए आपके चैनल पे ये खुशी हो रही है कि हमारे पास बेशुमार सक्सेस स्टोरीज हैं। यानी एक हमारा बच्चा वो है हमाद खलील नाम का बच्चा जो ज़लज़ला 2005 में हमारे पास आया था और इस वक्त न सिर्फ वो डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है और माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है ना वो काम कर रहा है। ये एक नहीं है, इस तरह के सैकड़ों और लोग हैं जो सक्सेस स्टोरी है। ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया है कि ऐसे लोग जो डॉक्टर्स भी बने, इंजीनियर्स भी बने, हमारी फोर्सेस के अंदर भी गए, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स भी बने, क्योंकि बेसिकली हम वहाँ पे फोकस ये करते हैं कि न सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन हो बल्कि उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो और उनकी स्किल्स में भी हम इनको इम्प्रूव कर सकें। आप लोग ये स्क्रूटनी का अमल कैसे करते हैं? क्योंकि बहुत सारे इस वक्त लोग हमें ऐसे भी देख रहे होंगे, सिंगल मदर्स होंगी, कफालत के लिए वो खुद भी करती होंगी काम लेकिन पूरा नहीं पड़ता होगा, वो आपसे कैसे रब्ता करें और कैसे आप लोग जो है उनको स्क्रूटनाइज करते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारी प्रेजेंस 150 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सिंपल आपको ऑफिस विजिट करें, सिंपल हमारे ऑफिस में विजिट करें, वहाँ पे अपनी क्यूरी डालें कि जी मैं इस तरह मेरे बच्चे हैं, ऑर्फन है, वो आपसे और इसका प्रोसेस जो है ना थोड़ा सा आप ये कह लें कि तकरीबन 60 से 70 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब उसके वालिद का डेथ सर्टिफिकेट होना मस्ट है, उसका अपना बेफॉर्म होना मस्ट है, स्कूल गोइंग होना मस्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम मेक श्योर करते हैं ताकि इस प्रोग्राम को बिल्कुल हम ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाएं। मतलब कि आप लोग भी देखते हैं कि अगर उनकी फैमिली में ईगरनेस मौजूद है तभी आप उनको जो है ना ठीक है। अब आते हैं आपके दूसरे जो वेंचर है दैट इज मेडिकल। सो मेडिकल में इस वक्त आपने बताया तकरीबन 10 हॉस्पिटल्स पंजाब में, नॉर्थ में, पंजाब नॉर्थ, पूरे पाकिस्तान में 57 हॉस्पिटल्स। ठीक है। सो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, असल में पता है इशू ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में, चूंकि आपको पता है पाकिस्तान की तकरीबन 40% से ज़्यादा लोग खतरे गुर्बत से नीचे रह रहे हैं और चूंकि गवर्नमेंट ने अमलन हाथ उठा लिया है, यानी फ्री कर दिया ना हेल्थ के, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ को भी आहिस्ता आहिस्ता वो प्राइवेटाइज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर दे रही है। तो इस वक्त बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कुछ मोनोपोलीज कायम हो जाती हैं सोसाइटीज़ में जब आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं ना, और वो फिर रेट्स ऐसे रखते हैं कि जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। तो अलखिदमत फाउंडेशन आप ये समझ लें कि बिल्कुल अफोर्डिंग और बिल्कुल मिनिमम चार्जेस के साथ क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है और उसका नतीजा ये निकलता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगेन पिंडी की एक एग्जांपल है कि 2005 में जब ज़लज़ला आया तो हमने एक हॉस्पिटल का बुनियाद रखी, 6 मरले की एक किराए की बिल्डिंग के ऊपर हमने एक सेटअप स्टार्ट किया, राजी हॉस्पिटल। इस वक्त राजी हॉस्पिटल पिंडी इस्लामाबाद का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है और पिछले साल जो उसका जो टर्नओवर था, यानी जो उसने काम किया, वो कोई 1.5 अरब रुपए मालियत का काम था। इस वक्त वो 10 बिल्डिंग्स ओन कर रहा है, ठीक है ना जी, और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है, अफोर्डेबल प्राइसेस में, ठीक है ना जी। यहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज में मैक्सिमम क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? सर बेसिकली स्टार्ट तो हम लेते हैं एक MCHC से ना, मदर चाइल्ड हेल्थ केयर यूनिट के साथ, लेकिन अभी वहाँ पे जो है ना कैंसर के मरीजों का भी इलाज हो रहा है, वहाँ पे जो है ना जी नी ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, वहाँ पे जो है ना मतलब मल्टीपल सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि मैं इस तरफ आना चाहती हूँ, आप लोगों के पास जब केसेस आते हैं, इस तरह बच्चे आते हैं सही, जिनके वालिद नहीं होते या वो उनकी कफालत उनकी वालदा कर रही हो, सो कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें बच्चे के पास ना, चूंकि उनके वालिद साहब नहीं होते हैं तो उनके पास जायदाद होती है लेकिन उनकी कफालत करने के लिए फिर भी कोई तैयार नहीं होता, और ऐसे बच्चे ये या तो जो हैं इस तरह के जगहों में जब चले जाते हैं तो उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो फिर बाद में आके वो अपनी मतलब कि हम ये तो हमारा है ओन करना शुरू कर देते। तो इस तरह के केसेस आप लोगों के पास आते हैं कि जो सिर्फ इसी लालच में आते हैं लोग और बच्चों का करियर या फ्यूचर है? देखिए, सबसे जो बुनियादी चीज़ फ़र्क डालती है ना किसी को, वो उस वक्त डालती है जब आपको ये इल्म हो जाता है कि ये आपके राइट्स।
तो तालीम एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उससे महरूम कर दें तो वो अपने राइट से भी महरूम हो जाता है। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि माशरे में तो 40% से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन हम फोकस उन लोगों को कर रहे हैं कि जो ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, ना कोई एहतजाज कर सकते हैं, ना कोई प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये यतीम वो लोग होते हैं ना, ऑर्फन्स वो लोग होते हैं। तो हम जब ऑर्फन्स को ले आते हैं उनके पेरेंट्स यानी उसकी मदर की कॉन्सेंट के साथ, और ऐसा नहीं होता कि वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वो जाते हैं अपने वो उसके साथ, और जो ही वो तालीम और शऊर उनको आ जाता है तो फिर उनको पता लगता है कि यार ये मेरी राइट है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरी चीज़ है जिसको मैंने प्रोटेक्ट करना है। अनफॉर्चुनेट मैं देखिए पाकिस्तान के माशरे में बहुत सारी खराबियाँ होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी ऐसी है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक जो ऑर्फन बच्चों की तादाद है ना, वो अराउंड कोई 4.3 मिलियन है। 43 लाख लोग हैं जो यतीम हैं। अब मसला ये कि सारे तो डिजर्विंग नहीं है या सारों को तो ज़रूरत नहीं है। अब हम उनमें से कोई तकरीबन 34,000 बच्चों को कैटर कर रहे हैं। इस तरह कुछ और NGOs भी होंगी जो कर रही होंगी, और इनकी बहुत बड़ी तादाद भी हम कर लें तो 2 से 3 लाख से ज़्यादा लोग नहीं होंगे जिनको हम कैटर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़ में हैं, बहुत सारे लोग, किसी को चाचा संभाल रहा है, किसी को ताया संभाल रहा है, किसी को मामू संभाल रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगेन वही बात कि जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारे सोसाइटी के अंदर, वो उसी वक्त खत्म हो सकती है जब आप किसी को शऊर दे देते हैं। जब आप किसी को शऊर दे देंगे, उसको पता होगा कि ये मेरा राइट है, ये मेरा हक है, और मेरा हक जो है वो मुझे मिलना चाहिए और ये किसी और को नहीं मिलना चाहिए। बहुत खूब। डॉक्टर रिजवान साहब, ये फरमाइएगा कि आप लोग गज़ा में बहुत सारा काम कर रहे हैं इस वक्त, तो गज़ा की सूरत हाल इस वक्त है क्या राइट नाउ, और आप लोग किस किस इलाके में काम कर रहे हैं, क्या कंडीशन है, किस तरह पहुँचा रहे हैं वैसे इमदाद? ये भी एक बहुत अलमिया है। देखें, जब ये स्टार्ट हुआ था गज़ा आज से 3 साल पहले, तो बहुत मुश्किल था हमारे लिए। हम करना चाहते थे, और ज़ाहिर बात है हर मुसलमान की एक दिल की ये आवाज़ थी कि हम अपने क़िबला अव्वल के हवाले से, और ख़ास तौर पे वो मज़लूम मुसलमान जिनको कमज़ोर पा के दबा लिया गया है, और ज़ाहिर बात है उनके लिए पूरी दुनिया में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। तो हमने ये तय किया कि हमने ये काम करना है। और आपको सुनकर ये खुशी होगी कि अब तक इस पाकिस्तानी कौम ने, इतनी ज़बरदस्त रिजिलियंट सोसाइटी हमारी, कि इसने हमें 10 अरब रुपए दिए कि हम 10 अरब रुपए की इमदाद अब तक हम वहाँ कर चुके हैं। अच्छा, अब हम पहुँचे कैसे? पहुँचे ऐसे कि हम जो है ना गवर्नमेंट के लॉज को, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ को अपने साथ लेकर चलते हैं। हमने NDMA से रब्ता किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक ऐसा मैकेनिज्म सेट किया कि ये पीपल ऑफ पाकिस्तान की डोनेशन है पीपल ऑफ फ़लस्तीन के लिए, और जो इमदाद जहाँ से जाती है हमारी चार्टर तैयारों से इस वक्त तक 43 त्यारे हैं जिनके ज़रिए से हमारी ये इमदाद गई है। मिस्र के अंदर वहाँ हमने वेयर हाउस बनाया हुआ है, और मिस्र और फ़लस्तीन का जो बॉर्डर है, रिफा बॉर्डर, वहाँ से रोज़ाना उनकी ज़रूरत के, जब जंग से पहले 500 ट्रक्स जाते होते थे, तो अब ये है कि कभी 50 जाते हैं, कभी 100 जाते हैं, कभी वो रोक देते हैं, कभी वो खोल देते हैं। एक तो ये है कि इस तरीके से हम इमदाद को अंदर भिजवा रहे हैं। सेकेंडली ये है कि बहुत सारे लोग, उनमें से तकरीबन कई लाख लोग हैं जो माइग्रेट करके मिस्र के अंदर आ गए। तो अब हमने क्या किया कि हमने उनकी अगली नस्ल को बचाने के लिए ये किया कि उनके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे, क्योंकि वहाँ पे 2 बड़े मेडिकल हॉस्पिटल्स थे, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ थी, वो तबाह हो गई, 800 डॉक्टर्स उनके तबाह हो गए। हमने ये कोशिश की कि हमने उस एरिया को फोकस किया, और आपको ये सुन के खुशी होगी कि आपके इस इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त 400 फ़लस्तीनी स्टूडेंट हमारे पिंड इस्लामाबाद की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रही हैं। और ये कंसोर्शियम है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें HEC है, और एक तरफ अल-खिदमत है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वीज़े फराहम करती है, उनको अलाउ करती है, HEC उनको फ्री एजुकेशन फराहम करती है। इधर जितनी बोर्डिंग, लॉजिस्टिक और उनका मील होता है वो सारा अल-खिदमत कर रही है, और उनमें से 195 मेडिकल्स के स्टूडेंट्स। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप ये समझें कि पूरे पाकिस्तान का ये एक एजाज़ है कि फ़लस्तीन के इस सारे मामले में, ज़ाहिर बात है वो इतनी बड़ी ताकतों की जंग है, शायद पाकिस्तान फिजिकली वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये तो हम कर सकते हैं कि जो लोग वहाँ के मुतासरीन हैं उन तक अपनी इमदाद पहुँचा सकें, और अभी जान को भी बचाएंगे। जी जी। और अभी हमारा तो फ्यूचर के भी प्लान्स ये थे कि अगर वहाँ पे अमन हो जाता है, कोई रीबिल्ड गज़ा की बात होती है, तो हम मज़ीद 10 से 15 अरब रुपए का काम वहाँ करना चाहते हैं, और ये सारा कुछ इसके लिए पूरी प्लानिंग और सब चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट आपको पता है दुनिया के हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो अभी तक तो हम गज़ा की रिलीफ और उनको रेस्क्यू ही कर रहे हैं जिस हद तक कर सकते हैं। वेरी नाइस। रिजवान साहब, इस वक्त कंडीशन क्या है? आप लोग जो डोनर्स हैं आप लोगों के साथ, वो मंथली अटैच्ड हैं, ठीक है, कोई कॉस्ट के लिए अटैच होता है, किस तरीके से आप लोग फंडिंग का प्रोसेस क्या है? कॉन्सेप्ट भी आया हुआ है कि एक बच्चे की किफ़ालत कोई एक इंडिविजुअल लेना चाहे, तो क्या इस तरह भी आप लोग कैटर करते हैं कि अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो एक बच्चे की किफ़ालत करना चाहे?
देखिए, सबसे पहली बात तो यह ना कि हमें एक तो है ना इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे हम कोई किसी के साथ काम कर रहे होते हैं। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि सबसे बेहतरीन घर वो होता है जिसमें कोई यतीम परवरिश पाए, ठीक है। और कफ़ालत यतीम जो करने वाला होगा वो रफ़ाक़त रसूल का हकदार होगा क़यामत वाले दिन। और आपने फरमाया कि यतीम की कफ़ालत करने वाला ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी एक कह लें मोटिवेशन है मुस्लिम कौम के लिए। और इसके नतीजे में आप देखें पाकिस्तानी जो है, अमूमन मैं ये कहता होता हूँ कि ख़राबियों की बात करें तो हम हर ख़राबी अपने अंदर गिनवा देते हैं, लेकिन अच्छाइयों की बात अमूमन नहीं करते। पाकिस्तान में 700 अरब रुपए की सालाना चैरिटी होती है, 700 अरब रुपए, और उससे भी ज़्यादा। ये पुराने फिगर्स मैं बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो मदारिस का निज़ाम है, मसाजिद का निज़ाम है, मुख्तलिफ NGOs हैं, अल-खिदमत लाइक इस तरह की बेशुमार NGOs हैं। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो लोग दे रहे होते हैं जिस पे उनको ट्रस्ट होता है। अब आपका दूसरे सवाल का हिस्सा कि जी कोई अगर करना चाहे तो क्या करेगा, हमने 5500 रुपये महाना रखा हुआ है, बहुत ईजी कर दिया है। अगर एक बंदा किसी एक यतीम बच्चे की कफालत करना चाहता है वो 5500 रुपये महाना 66,000 रुपये सालाना हमें देगा। हम एक बच्चा उस डोनर के साथ अटैच कर देंगे, उसकी सारी अगर डोनर तफसीलात मांगना चाहे तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। और एक दफ़ा जब बच्चा इंटर हो जाएगा, किसी वजह से आप ना भी दे सके, साल बाद 2 साल बाद ना दे सके, लेकिन हमारा ये याद है कि हम उसको 18 साल तक उसको लेकर जाएंगे। तो यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है प्रोजेक्ट हमारा। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ ये इम्पैक्ट है। और एक सस्टेनेबल सोसाइटी के क़याम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन लोगों को उठाएं और इसको काबिल बनाएं। अडॉप्टेशन का भी आप लोग प्रोसेस करते हैं? अगर आपके पास कोई बच्चे होते हैं जो छोटी उम्र में हो और कोई अडॉप्ट करना चाहे। अच्छा, ये वैसे आप देखें कि हम बहुत ज़्यादा अपने माशरे की वो गिनवाते हैं, बहुत गुरबत है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने बच्चों को किसी और को देते हैं। आपका बहुत क्लोज कोई रिलेटिव होगा तो वो दे देगा। अदरवाइज हमारे जो ऑर्फनेजेस हैं इनमें तो इस तरह का 0.001% है। नहीं, कुछ ऐसे भी रह जाती है ना कि जिनके दोनों वालिदैन हैं। हाँ, डबल ऑर्फन होते हैं, लेकिन अगेन फिर वही बात कि बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। ठीक है, तो मतलब अडॉप्टेशन का प्रोसेस वगैरह इस वक्त तक आपने जो है ना वो नहीं किया। अच्छा, लास्ट में मुझे जरा बताएं, आप लोगों का एक प्रोजेक्ट है बनो काबिल, वो क्या प्रोजेक्ट है एम्पावरिंग यूथ के हवाले से? सही, बेसिकली हमने जब ये एनालिसिस किया, पूरी दुनिया के स्टडीज़ हुई, तो हमारे जो पैटर्न इन चीफ है इंजीनियर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने हमें ये विजन दिया कि पाकिस्तान में इस वक्त जो IT की एक्सपोर्ट है सालाना पिछले साल की तकरीबन $3 अरब के करीब है, लेकिन पोटेंशियल इसके अंदर है कि ये बहुत आसानी के साथ 5 गुना 6 गुना 7 गुना ज़्यादा हो सकती है। उसके लिए हमारे पास जो बेसिक इंटीग्रेंट्स हैं वो मौजूद हैं, यानी हमारे पास यूथ है, 60% से ज़्यादा यूथ है। अब मसला ये है कि बेरोज़गारी की शरह भी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी है। तो अगर हम अपने यूथ को प्रॉपर चैनलाइज करें, उनको एजुकेशन दें और ख़ास तौर पर स्किल बेस्ड एजुकेशन दें, तो उसके नतीजे में न सिर्फ उनको अपने पाँव पर खड़ा किया जा सकता है बल्कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन को भी ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। देखिए, अगर आप पड़ोसी मुल्क को ले लें, इंडिया को ले लें, उनकी देखें तो वो $200 बिलियन से ज़्यादा की उनकी इंडस्ट्री है, जबकि वो हमसे सिर्फ 5 गुना ज़्यादा है। और हम कितने काम पे खड़े हुए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देना, रेलिवेंट एजुकेशन देना, बनो काबिल इस सोच का मज़र है। और आपको सुनकर ये खुशी होगी कि इस वक्त 15 लाख से ज़्यादा नौजवान इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों के अंदर लैब्स बेस की बन चुकी हैं। कराची के अंदर कोई अराउंड 50,000 तो वो है जो बेसिकली IT के ऊपर काम हो रहा है। हम इनको टोटल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवाते हैं। 3 महीने से 4 महीने का एक कोर्स होता है। उसके बाद अगर वो मजीद कोर्स करना चाहे तो मजीद कोर्स सिखाते हैं। बेसिकली उसके अंदर हम वो देखिए, आम जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, वो तो आपको फोकस कर रही होती हैं एकेडमिक्स के ऊपर, आपकी डिग्री के ऊपर। हम बेसिकली उनको स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स, उसके अंदर आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, उसके आपके अंदर वीडियो एडिटिंग है, उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग है, उसके अंदर आपका कैनवा और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। से बाद बैच उठाते हैं? देखिए, हमारे बैच तो इस वक्त सारा साल चलते हैं। और बच्चे आपसे रब्ता कैसे करें? जी, बच्चे हमारे बनो काबिल के पोर्टल के ऊपर ऑनरोल होते हैं। हमारे बड़े बड़े शहरों के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं और उन एप्टीट्यूड टेस्ट में आप हैरान होंगी 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार बच्चे आगे टेस्ट देते हैं। तो ये एक ऐसा खामोश इनकलाब है जो इस पाकिस्तान के अंदर आ रहा है कि हम अपनी यूथ को एक राइट डायरेक्शन के अंदर लेके जा रहे हैं। तो असल चीज़ ये है कि अगर यूथ को आप सही जगह पे लेके जाएं, ठीक है, तो वो इस मुआशरे का एक, जैसे ये जो जेन ज़ी है ना, इसको अगर आप
यूथ कनेक्ट हमारा ठीक तरीके से हो तो पाकिस्तान को आगे बढ़ने से इंशाल्लाह कोई भी नहीं रोक सकता। सर यूथ की वैसे हम बात कर रहे हैं, ऑफ टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बताएंगे हमारी यूथ्स में मतलब हमें किस चीज़ की कमी लगती है कि हम यूथ को किस डायरेक्शन दें। आपने कहा डायरेक्शन देंगे तो पाकिस्तान किसी अच्छे से जाएगा, लेकिन डायरेक्शन में हमें उनको क्या बताना चाहिए? हमारी तो कौम को, हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि वॉर का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है खुले मैदान में जाके लड़ाई शुरू कर देनी है, डिजिटल वॉर होती है इस तरह की। तो ये हमारी जो यूथ है इनको हमें किस डायरेक्शन में, किस दुरुस्त सिमत की तरफ हम करेंगे तो ही जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? किस चीज़ की कमी है बेसिकली? पाकिस्तान में 65% से ज़्यादा यूथ है ना, लेस देन 29, और ये तकरीबन 13-13.5 करोड़ बनते हैं। आप स्टैटिस्टिक उठाएं पूरी दुनिया के कि 13 करोड़ की आबादी के कितने मुल्क हैं, चंद उंगलियों पे गिनेंगे आप। तो हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि हमारे पास यूथ है, लेकिन हम अंडर यूटिलाइज्ड, इस पोटेंशियल को ना हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ें होती है ये बेसिकली आपकी लीडरशिप के ऊपर होती है कि लीडरशिप आपको ऐसा विजन दे कि वो अपने ख्वाब जो है ना वो बाहर कहीं जाके अपने सेट होने के ख्वाब ना देखें, बल्कि विद इन पाकिस्तान अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए, अपनी फैमिली के साथ रहते हुए यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकें। हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि हमारे लिए प्रैक्टिकली एग्जाम्पलरी रोल मॉडल्स कम हैं। ठीक है ना, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता है वो अपनी मंजिल को बाहर देखता है। ठीक है, हम ये मतलब ये समझते हैं कि सस्टेनेबल पायदार तब्दीली उसी वक्त आएगी कि जब आप इस यूथ को देखिए। एक यूथ को क्या चीज़ चाहिए होती है? 3 चीज़ें चाहिए होती है। उसको एजुकेशन चाहिए, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अब ये यहाँ की लीडरशिप का रोल है कि वो इन सारी चीज़ों को जो है ना फोकस करे। ना एजुकेशन है, ना एंटरटेनमेंट है, ना एम्प्लॉयमेंट है। एजुकेशन की कॉस्ट देखें आप तो बंदा कहता है कि इससे तो बेहतर नहीं मैं कोई बिजनेस ही 2-3 महीने जो मैं स्कूल की फीस दूंगा उससे मैं कोई छोटी मोटी दुकान ही खोल सकता हूं। सही बात है। असल में यही तो मैं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि जो अरबाब इख्तियार हैं, जो इस वक्त सीटों में बैठे हुए हैं, उनको ये चाहिए कि वो इस कौम को देखिए। मैंने अगेन आपको बताया था ना कि आप इस करंट सूरत हाल में देख लें, हम कितने गरीब हैं या कितने पसमानदा होने के बावजूद इस वक्त दुनिया के त्यारे आपके एयरपोर्ट्स पे खड़े होते हैं। ठीक है, इसके बावजूद कोई आपको मैली आंख से अभी नहीं देख रहा। क्यों? चंद लोगों ने जो वेस्ट में पढ़ा या जिन्होंने वहाँ से चीज़ें हासिल की, यूरेनियम और सारी यहाँ के, उन्होंने पाकिस्तान को एक एटॉमिक पावर बनाने में मदद दी। उस वक्त की हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी उनका साथ दिया। इसके नतीजे में क्या है कि आज आप फ़ख्र के साथ अपने कद के ऊपर खड़े हुए हैं। ठीक है, अब मसला ये है कि पाकिस्तानी अगर नेशन को देखें तो इवन नासा तक और सिलिकॉन वैली तक हर जगह पे जाके अपने काम वो कर रहा है। अगर उनको ये यकीन हो जाए, देखिए वहाँ अगर वो $1000 कमा रहे हैं ना, तो यहाँ उनके लिए $500 भी काफ़ी हैं अगर अपने मुल्क में आप पीस, स्टेबिलिटी और मेरिट ले आए। हमारा मसला ये है कि इस मुल्क में हम ना पीस और स्टेबिलिटी को फोकस कर रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, शायद हम लिविंग बिटवीन द जाइंट्स, यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉक्सी चल रही होती हैं। तो लेकिन अगेन फिर वही बात कि जिसको पाकिस्तान के साथ प्यार है और जो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक मुमताज़ और मुमय्यज़ करना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि इस यूथ के लिए वो चैनलाइज करे चीज़ों को। बिल्कुल, लेकिन सर इस तरीके से भी नहीं हो सकता कि यूथ आपकी अगर अपने ऑफिस के लिए काम करने भी निकले तो आप ट्रैफिक की निज़ाम देख लें, उसमें जिस तरीके से बंदे का मूड सारा ख़राब हो जाता है। जितनी चौकियाँ आपके शहरों में लगी हुई हैं, ठीक है, उनमें जब ट्रैफिक में फंस के, ठीक है, वहाँ पर खुआर हो जाता है। लॉलेसनेस ये आलम है कि अगर कोई आपको या मुझे थप्पड़ मार के चला जाए तो हम किससे जवाब लेंगे, हमें ये भी मालूम नहीं है। जो लोग बाहर बैठे हुए उनके यहाँ पे प्लॉटों पे कब्जे हो जाते हैं। अदालती निज़ाम इस मुल्क का आपके सामने, VIP कल्चर यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी, हर इदारा जो है वो करप्शन में भरा हुआ है। आपने जो 3 चीज़ों में गिनवाया वो तो तीनों में ना इंटरटेनमेंट का मौक़ा। हमारे पास इंटरटेनमेंट हर फैमिली की ये बच गई है कि बाहर जाके बस खाना खा लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई अम्यूज़मेंट पार्क्स जो उस तरीके से नहीं बनाए गए, कुछ सिनेमा आपने एलीट के पास भेज दिया है। तो ज़िंदगी तो फिर इस मुल्क में सिर्फ एलीट की गुजर रही है। क्या क्या ठीक करते रहे हम, क्या तो वो मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए भी बहुत सारी मुश्किलात होंगी, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चाहती हूँ ये जो बच्चे बड़े, देखें ये अल्लाह की सुन्नत है, हर गहरी रात के बाद एक चमकदार सुबह निकलती है। जी, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, अगर आप वन वर्ड निकालें ना, एक लफ्ज़ निकालें, हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ इनजस्टिस है, बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। जिस दिन ये कौम मुनसिफ और इंसाफ पसंद लोगों को अपने लीडरशिप के रोल पे ले आएगी, हमारी सारी चीज़ें ठीक होना शुरू। क्या ये बात कर दी आपने सर। एक छोटी सी बात जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्या आप लोगों के और कोई जो है वो ऐसे हैं कि
अब वो ऑर्फनेज को अपनी बहू बनाना चाहते हैं या रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार कोई होता है? आप लोगों के यहाँ इस तरह लोग आते हैं? देखिए, नॉर्मली तो हमारे पास जो एज होती है ना वो इंटरमीडिएट तक होती है। अच्छा। और सम टाइम ऐसे केसेस हो भी जाते हैं, लेकिन असल में हम इसको बहुत ज़्यादा उस तरह प्रमोट इनकरेज नहीं करते, क्योंकि फिर उससे बच्चों का फोकस हट जाता है कि क्या ये कोई मैरिज ब्यूरो है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये उनका घर है, उन्होंने तालीम हासिल करनी है, उन्होंने अपने पाँव पे खड़ा होना है, उन्होंने अपनी और अपनी फैमिली की कफालत करनी है, और यही मकसद है आप लोगों का। बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद साहब आपके वक्त के लिए। ख़वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं। हेडलाइंस का वक्त हुआ जाता है, कहीं मत जाए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि स्टार्ट में हमने आपको बताया कि आज डिफरेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, और उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा आजकल हमें हर जगह दिखने में भी आ रहा है कि नौजवान नस्ल भी हमारी एक ही चीज़ का शिकार हो रही है कि जी नमाज भी पढ़ते हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि जी उनकी कमर रह गई। सो ये जो मसला है वो अब एक संगीन शक्ल मेरे ख्याल से इख्तियार करता जा रहा है कि हर इंसान को ऐसे लगता है कि उसके जॉइंट्स जवाब दे गए हैं, उसकी हड्डियाँ जवाब दे गई, हालांकि अभी हमारी उम्र भी इतनी नहीं है। आया इसकी वजह जो है हमारा बेजा फ़ोन का इस्तेमाल, उसकी वजह से हमारा बॉडी पोस्चर ख़राब हो जाता है, या फिर हमारा एक्सरसाइज की कमी की वजह से हमारी ब्लड सर्कुलेशन उस तरह से नहीं हो पाती है, जो हमारी गर्दिश एक चाहिए होती है बॉडी को, वो नहीं हो पाती है, या फिर जो पोस्चर ख़राब होता है उसकी वजह से। सो मेरे ख्याल से तो बहुत सारे मसाइल हैं हम में, लेकिन एक्चुअल इसकी क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से हम इसका शिकार होते हैं। और स्पेशली आजकल जो हमारी खुराक है, एक तो ये कि हम 3 टाइम खाते ही नहीं हैं, नाश्ता हम बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं, दोपहर का खाना हम जी भर के खाते हैं, हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक हमें सुबह का नाश्ता ज़्यादा अच्छा करना चाहिए। फिर हमारी खुराक में वो सारी चीज़ें शामिल नहीं हैं, कैल्शियम, फाइबर, वाइटामिन्स, ये सारी चीज़ें रिच इंग्रेडिएंट्स वाले फूड कौन से हैं और वो हमारे बोन्स की ज़रूरत कौन कौन सी फूड्स की होती है, ये सारा हम कुछ डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जरी डॉक्टर मुस्तफ़ा जावेद भल्ली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर फॉर कमिंग। सबसे पहले तो मुझे आपकी ओरिजिन के बारे में बताएं, योर नेम भल्ली, वेयर इट कम्स फ्रॉम? जी थैंक यू। जटों की कास्ट है, तो वी आर एट द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एज यू वुड से, और वहीं पे फैमिलीज प्री पार्टीशन यूज्ड टू मिक्स एंड मैच, तो अभी द फैमिली हैज़ बिन बेस्ड इन गुजरात। आई हैव बिन ऑल ओवर द प्लेस। मेरी अपनी पैदाइश तो कराची की है, तो मैं काफ़ी अवामी किस्म का आदमी हूँ। तो थैंक यू फॉर दैट। सो भल्ली यहाँ से आया। डॉक्टर साहब थोड़ा सा जनरली हमें बताएं ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड चीज़ों के हवाले से, देन विल मूव ऑन टू अवर स्पेसिफिक टॉपिक। जी ज़रूर। ऑर्थोपेडिक सर्जरी एक सब स्पेशलिटी है सर्जरीज की जो डील करती है बोन्स और जॉइंट्स के साथ। बोन्स की कोई बीमारी है, बोन्स को कोई चोट लग गई है, जॉइंट में कोई आर्थराइटिस या रगड़पन है, उसका सर्जिकल डीलिंग, ना ज़रूरी नहीं कि हर सिर्फ सर्जिकल डीलिंग हो, लेकिन उसके साथ जो भी ऑर्थोपेडिक या बोन और जॉइंट के मसले हैं उसको एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हम डील करते हैं। ऑलराइट। सो आजकल जिस तरीके से नाजिश ने भी कहा कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, हर किसी को ये फील होता है कि उसके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, किसी को पट्टों का खिंचाव का प्रॉब्लम होता है, कमर दर्द की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें सामने आती हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम है या कुछ और रीज़न है? जी आई थिंक कि आपने अपनी इंट्रोडक्शन में तकरीबन सारी चीज़ें लिस्ट कर दी, एंड दैट इज़ अनफॉर्चुनेट कि इतनी सिंपल चीज़ें हैं कि जिसको हम अगर केटर कर सकें, उसको टैकल कर सकें, तो हमारी ये दर्दों में कमी आ सकती है। नंबर 1 पे तो पानी की कमी। मैं हमेशा लोगों को बार बार मुझे बताना पड़ता है कि इफ़ यू डो नॉट हैव इनफ वाटर इन योर बॉडी तो आपके मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स वर्क नहीं करते। कैसे? देखिए जी, अभी इस टाइम रिक्वायरमेंट्स जो रिसर्च बेस्ड रिक्वायरमेंट है कि बेयर मिनिमम ऑफ 2 लीटर्स ऑफ वाटर आपके मसल्स में जाना चाहिए। आइडियली कहा जाता है 4 लीटर्स ऑफ वाटर। पर्सनली मैं 4 लीटर्स तो नहीं कर पाता, लेकिन आई थिंक 2 लीटर्स। आप इसको इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप घर में गोश्त का एक पैकेट बाहर छोड़ गए हैं, बाय द टाइम आप घर वापस आते हैं वो खुश्क हो गया होता है, और जैसे ही उसको पानी में रखते हैं वो नरम हो जाता है। इट इज़ द रिक्वायरमेंट जो आपको
पानी, खून या नमकियात की सूरत में आपको मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स को देनी होती है। ठीक। हम जिस इन्वायरमेंट में अभी बैठे हुए हैं या हमारा जहाँ पे काम काज है, इट इज़ अ वेरी ड्राई इन्वायरमेंट, या एसी की वजह से या हीटर की वजह से। नेक्स्ट स्टेज पे आपने पोस्चर की बात की। पोस्चर अल्लाह ताला ने एक ही जानदार बनाया जो 2 टांगों पे सीधा खड़ा होता है, और अगर उसमें झुकाव आ जाता है तो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बोझ कमर, गर्दन, कंधे, टांगों को लेना पड़ता है। और फाइनली अगर आपने डाइट की बात की तो आजकल जिसको कहते हैं कि खालिस ग़िज़ा का ना होना या अल्ट्रा हाई प्री प्रोसेस्ड फूड, जिससे पेट तो भर जाता है लेकिन कोई नशनुमा नहीं मिलती, जिसमें हम बार बार रूटीन में, ऑल्दो मैं ऑर्थोपीडिक सर्जन हूँ, लेकिन हमें ये पब्लिक मैसेजेस भी देने पड़ते हैं कि जिसमें आपने खालिस ग़िज़ा में फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट, गोश्त, बच्चे, अब वो ऐसी चीज़ें तो नहीं। ये सारी वो वजूहात है जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं। आप एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन सबसे ज़्यादा केसेस कौन से देखते हैं जो आपके पास आते हैं? जी, हमारी 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक जो ना चाहते हुए किसी को चोट लग जाए और हड्डियों के फ्रैक्चर्स हो जाएं, वो तो एक कॉमन, जी, वो तो आता रहेगा, लेकिन उसके अलावा जो बिल्कुल ठीक अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं लेकिन दर्दों का आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना और साथ साथ होना। हाँ। जी। तो 2 इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो आर्थराइटिस यानी जोड़ों का रगड़पन, जो अनफॉर्चुनेटली किसी के कंट्रोल में नहीं होता। अगर वो चोट से नहीं लगा तो अब साइंस ने हमें बता दिया कि वी कैरी अ जीन, हमारे अंदर एक जीन है जो डिसाइड करती है कि किसको आर्थराइटिस होगा, किसको नहीं होगा। और वो आर्थराइटिस ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो सकता है थोड़ा सा आर्थराइटिस सारी ज़िंदगी के लिए कोई प्रॉब्लम ना करे। जीन कैसे क्यों डिसाइड करता है और किसी को कैसे टारगेट करना है, इसकी वजूहात क्या बनती है? जी, दैट्स करेक्ट। तो ये वही जीन जो डिसाइड करती है कि मेरे आंखों का कलर क्या होगा, वही जीन डिसाइड करती है कि आगे मुझे जाके आर्थराइटिस होगा कि नहीं होगा। और फाइनली आपने एक पॉइंट, so it's really not in your hand. जी, दिस रन्स इन फैमिलीज। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलेगा और मैं अपने बच्चों में दूंगा, लेकिन फैमिलीज में रन करता है। कॉकेशियन फैमिलीज में हिप्स के आर्थराइटिस ज़्यादा होते हैं, हमारे सब कॉन्टिनेंटल रीजन में नीज का आर्थराइटिस ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें जो है हमें जिस स्टेज पे पता लगती रहती हैं, उसके लिए हमारे पास वेरियस स्टेप्स हैं इनसे डील करने के लिए। अच्छा, अगर सपोज एक्सीडेंट की सूरत में हमारी कोई हड्डी जो है वो, स्पेशली जो आपने हिप बोन और नी बोन की बात की, नी बोन वैसे जोड़ते हुए आसानी से मेरे ख्याल से होती है, लेकिन हिप बोन की हड्डियां अगर ठीक से जुड़े भी ना तो भी लेटर ऑन बहुत मसाइल होते हैं। सो ये क्या आप रिकमेंडेड क्या करते हैं कि उसके लिए भी मैंने सुना है कि अगर आप डायरेक्ट सर्जरी की तरफ ना जाएं और कुछ टाइम रह के उसकी, लेकिन फिर हमने ये भी सुना है कि अगर आप उसको थोड़ा टाइम दे दें तो फिर वो अपनी जगह पे वापस नहीं आती। सो व्हाट इज़, क्योंकि मैंने ऐसे एक्सीडेंट एक खातून का देखा था जिनकी हड्डियाँ अभी भी सही से जुड़ी नहीं है और अब उसको फील होता है कि एक शायद पाँव उनका थोड़ा लंबा है और एक थोड़ा छोटा है। सो हाउ दैट वर्क्स? जी, आई थिंक हिप जॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉइंट है क्योंकि वो आपके ऊपर वाले धड़ को टांगों से कनेक्ट करता है। इस टाइम हम जो बैठे हुए हैं वो हिप जॉइंट की वजह से बैठे हुए हैं। बैक इतनी मूव नहीं करती जितनी हिप मोबाइल होती है, और हम वन ऑफ आर मेन जो वेट बेयरिंग जॉइंट है वो हिप है, बाद में नी है। और अगर उस वो ऐसे मखसूस शेप की बनी हुई है कि अगर वहाँ का फ्रैक्चर हो जाए तो सारी समझें गाड़ी का बैलेंस ऑफ हो जाता है। तो उसको अपनी जगह पे लाके करेक्ट करके फिक्स करना या रिप्लेस करना या हिप रिप्लेसमेंट करने का मेन मकसद लेग्स को बराबर लाना, पेन में इम्प्रूवमेंट लाना और अपनी नॉर्मल रूटीन पे वापस आने के लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और जो ये मैंने कहा कि कुछ डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि कुछ टाइम दे के उसकी सर्जरी होगी, डायरेक्ट जब एक्सीडेंट हो गया तो उसकी नहीं हो सकती सर्जरी। इज दैट ऐसे भी होता है? आई थिंक मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ें ग्रे एरिया में फिट होती हैं। अच्छा। इन मकसद ये है कि एक अगर किसी को सर दर्द है, आपने दवाई दी, अगर वो ठीक हो गए तो वो ग्रे एरिया में नहीं है, लेकिन अगर ठीक नहीं हुए तो इसका मतलब है कि उनके लिए कुछ और इलाज करना है। तो बड़ा पेशेंट स्पेसिफिक हो जाता है कि किस मकसद से डिले करवाया गया, क्या वजह थी, ऑब्वियसली वो फिर देखना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा जो आज का टॉपिक भी है वो है कमर दर्द, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा इस वक्त फील होती है। उसमें एक जो सिंपल रीज़न हमें समझ में आती है वो तो बैड पोस्चर है, हमने जिसका जिक्र भी कर लिया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ आपने निशानदही की है। आजकल लोगों में जो 2-4 प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है कि वो जो LV4-5 ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, कभी गैप आ जाता है, कभी वेन्स जो है वो दब जाती हैं।
और इसके अलावा शटिका का प्रॉब्लम जो है वो भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो रीजनिंग क्या है इसकी? जी, अगेन वही स्टार्ट यही है कि एक ही जानदार है जो दो टांगों पे सीधा खड़ा होता है, तो धड़ को सीधा रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है स्पाइन के ऊपर होता है। और अगर हम अपनी बैक को देखें तो हमारे मसल्स बहुत पतले पतले रस्सी नुमा हैं जिन्होंने उसको पुल करके अपनी जगह रखना होता है। तो जब पॉस्चर ऑफ होता है तो ये ऐसी कि बहुत बड़ा क्रेन है, अगर आगे से वो लूप थोड़ा सा भी आगे लेके जाएगा तो पूरा क्रेन लुढ़क जाएगा दूसरी तरफ से, क्योंकि प्रेशर्स और फोर्सेस उसके ऊपर बहुत हैं। तो मेरी अपनी प्रैक्टिस में मैंने अब जिम या कहीं ऐसी जगहों पे कमर पे चोट आती नहीं देखी एज अपोज टू ऑफिस बेस्ड और डेस्क और वर्क फ्रॉम होम और जो ऑनलाइन वर्क और जो डेस्क बेस्ड वर्क है उसमें मैंने ज़्यादा चोटें लगती हुई देखी हैं। और उसका मेन रीज़न जॉइंट्स के इर्द गिर्द के मसल्स का स्ट्रॉन्ग ना होना, यानी लैक ऑफ एक्सरसाइज, पुअर पॉस्चर की फिर बात आ गई, डाइट ठीक नहीं है, स्लीप ठीक नहीं है। उसके अलावा जो आपने बात शयाटिका की शयाटिका का मतलब ये है कि जो शयाटिक नर्व एक पूरी नर्व है जो कमर से नीचे टांगों तक जाती है, और वो इन्हीं एरियाज जहाँ आपने बोला L3, 4, 5, S1 यहाँ से वो नर्व निकलती है। और अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके ऊपर कितनी फोर्स आती है तो कभी कभार वो जगह जहाँ से वो नर्व निकल रही होती है वो टाइट हो जाती है। अगेन उसमें जेनेटिक्स का भी लिंक है, उसमें पॉस्चर का भी लिंक है, उसमें आर्थराइटिस, बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि अगर हम कभी कहें कि किसी को माइग्रेन है उसके बहुत सारे रीज़न हैं, उसी तरह किसी को शियाटिका है उसके बहुत सारे रीजंस हैं। कॉमनली हम यंग लोगों में पुअर पॉस्चर। तो ये जो आपने L3, 4, 5 का जिक्र किया और शियाटिका का, इन दोनों का रिकमेंडेड इलाज क्या है? जी, so about a decade's worth of research and over $1 million and pounds की रिसर्च के बाद हमें पता चला है कि 95% of the people with back pain get better on their own। 95% लोग उसमें obviously require exercise, healthy lifestyle, weight management, exercise, light weight, posture training। इससे तो ये खुशखबरी है कि 95% लोग खुद से ठीक हो वो जो गैप वगैरह होता है वो फिल हो जाता है, या गैप अगर नहीं है तो वो गैप आ जाता है, सारी जगह अपनी वापस आ जाती है। ये वो सारे लोग हैं जो कमर दर्द के साथ हमारे पास दुनिया में आते हैं। ठीक है। हर एक का MRI नहीं होता, हर एक का एक्सरे नहीं होता, तो हमें ये नहीं पता कि उनकी मोहरों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उनमें से 95% लोग लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ मेडिसिन से बेहतर हो जाते हैं। ठीक। अच्छा, मैं एक सवाल की तरफ आना चाह रही हूँ। आजकल मैंने देखा है हमारे गांव में हो रहा है और इसके अभी तक ना पता नहीं चल सका कि व्हाट इज दिस, कि टीनेज के इवन 25-26 एज के बाद लोगों की हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो गई हैं, और वो डॉक्टर्स कुछ ना दवाइयां तो देते हैं वो, लेकिन वो ठीक होने के बजाय वो कम होते 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 विद इन ए ईयर और 2 उनकी डेथ्स हो रही हैं। कमज़ोर एज इन क्या? मतलब उनकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, वो चलने फिरने के लायक नहीं बचते हैं, वो बिल्कुल ऐसे जैसे डिसेबल्ड इंसान की हड्डियां कमज़ोर होती हैं वो वैसी हो जाती है, और फिर उनकी डेथ्स हो रही है। एंड वो अब तक पता ही नहीं चल सका कि वजूहात क्या है। जी, ये जो आप बता रहे हैं तो काफ़ी सीरियस है। exactly. और उसमें अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो इट इज़ नॉट जस्ट कि वो बोन्स की कमज़ोरी है, मेरा ख्याल है उनकी कोई जनरल कमज़ोरी कोई चल रही है जो शायद कोई मिस हुई है या पता नहीं चला है, क्योंकि बोन में दर्द या हड्डियों में दर्द या वज़न का लूज़ करना सिर्फ और सिर्फ बोन की बीमारी की वजह से नहीं हो सकती। कोई और चीज़, डायबिटीज़ का नहीं पता चला, हाई ब्लड प्रेशर का नहीं पता चला, या कोई अंडरलाइन कोई कैंसर था जिसका नहीं पता चला, तो वो जब हड्डियों की कमजोरी और जिस्म की कमजोरी या वजन का कम होना, उसका बैकग्राउंड में कोई ना कुछ और मुझे बीमारी चल रही है। बिकॉज वो अभी तक पता नहीं चल सका, हालांकि उन्होंने भी बहुत इलाज उस वक्त चल रहा था जब वो उनकी डेथ्स हुई है, बट नोबडी कैन टेल अनफॉर्चुनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये सवाल भी ले लें कि क्या वेट फैक्टर जो है वो भी होता है हड्डियों की कमज़ोरी का बायस, और दूसरी ये चीज़ कि जो हम ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे इस वक्त हम देखते हैं मार्केट में ऑयल्स जो हैं वो बिक रहे हैं जिनको इस वजह से बेचा जा रहा है, जिसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी सामने आते हैं, फिर कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो भी उसको इंडोर्स कर रहे होते हैं, और ब्रांड की बार बार इंडोर्समेंट देखकर हर किसी का दिल करता है कि एक दफ़ा ऑर्डर करके इसको देखा जाए। लेकिन उसका रिज़ल्ट चूँकि मैंने ट्राई किया हुआ है अपने घर में, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने काफ़ी और लोगों के लिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
आया ये जो ऑयल्स होते हैं इनमें कोई कारामद ऑयल भी होता है या ये सिर्फ और सिर्फ बस बेचने के ढंग है? हमें एक अंदर की चीज़ है, वो अंदर की चीज़ हड्डी जो है उसकी स्किन के ऊपर लगा हुआ ऑयल कैसे काम करेगा, ये चीज़ कुछ समझ नहीं आती, तो इस बारे में है क्या? जी, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द सेंस ये है कि हमें एज डॉक्टर्स या आपके प्लेटफॉर्म से हमें एटलीस्ट ये एक मैसेज पहुंचाना चाहिए कि इनकी एटलीस्ट मेडिकल नॉलेज में हमारे पास कोई ठोस रिसर्च नहीं है टू से कि ये यूज़फुल चीज़ें हैं कि नहीं। ठीक। देर आर कुछ ऑयल्स जो कैनाबिनॉइड और CBD ऑयल्स हैं जो बाहर के मुल्कों में मिल रहे हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं। उनका भी मेन मकसद ये, या किसी भी ऑयल का मेन मकसद है कि वो स्किन से एब्जॉर्ब होके जॉइंट के अंदर जाके कुछ टेम्पररी कोई रिलीफ दे सके। अब वो टेम्पररी रिलीफ कितना है रिसर्च नहीं बता पा रही। वो क्या इस्तेमाल हो रहा है वो नहीं बताया पा रहा। अगर किसी ने रिसर्च करके बताया लेट्स से कि जी कोई ऑस्ट्रिच ऑयल जो है बड़ी अच्छी चीज़ है, तो वी डोंट हैव एनी रिसर्च टू प्रूव वन कि वो ऑस्ट्रिच ऑयल है भी कि नहीं, और अगर वो है तो उसका लॉन्ग टर्म क्या फ़ायदा है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास मेडिकल लिटरेचर में ऐसी कोई ठोस एविडेंस नहीं है टू प्रूव और सपोर्ट दिस। एंड वेट फैक्टर ये जी देखिए, मेरे क्लिनिक में मैं वेट को बिल्कुल साइड पे कर देता हूँ क्योंकि हर बंदा डिफरेंट तरीके से उसकी बिल्ट है। कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं कि जिसमें ओवरवेट हैं, कुछ फैमिलीज़ हैं जो अंडरवेट हैं। तो मैं उनको वेट रिडक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं कहता, वेट मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर कहता हूँ, जिसका मतलब ये है कि आप 2 से 4 किलो ऑन आइदर साइड ऑफ व्हाट यू नॉर्मली वर्क उसको मेंटेन करें, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो ओवरवेट हैं लेकिन जिम जा रहे हैं, देयर लिविंग लॉन्गर। और बहुत सारे लोग हैं जो अपेरेंटली बहुत हेल्दी लग रहे हैं लेकिन क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइजेस नहीं की हुई उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आई थिंक यस, वेट मैनेजमेंट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। वन मोर थिंग, कमर का दर्द हो, पट्ठों का दर्द हो, जॉइंट का किसी का भी दर्द हो, हमारे यहाँ मालिशों का भी निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है कि आप जो है ना वो उसको मसाज कर लें तो ठीक हो जाएगा। और अक्सर मैंने देखा है ये जो मोरों का प्रॉब्लम है इसके लिए यूज़ ये ज़्यादातर किया जाता है घरों में नॉर्मली। डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, उसका जो साइंटिफिक जो रीज़न है, मालिश से उस एरिया का ब्लड फ्लो या खून की रवानी बेहतर होती है, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एज लॉन्ग एज जो कोई मसाज या मालिश कर रहा है दे आर ट्रेंड टू डू दैट, क्योंकि जोर आजमाई से इंजरी तो मेरा ख्याल है यही तो आपने बात कर दी कि ट्रेंड तो बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, और हम लोग तो मालिश के लिए हैं, स्पेसिफिकली मसाज के लिए तो बहुत कम लोग हैं जो किसी की तरफ रुख करते हैं जिसको ये आता हो, वरना तो घर में ही जोर आजमाई चल रही होती है। सो इट्स डैमेजिंग, राइट? अच्छा, ये जो वेट की बात हुई तो मैं इसी तरफ आना चाहूँगी। वेट में अगर सपोज किसी को जॉइंट दर्द है या इस तरह के कमर दर्द है, इसकी वजह से हमारा वेट बिला वजह गिर भी सकता है कि मतलब एक हेल्दी इंसान था वो आहिस्ता आहिस्ता वेट उसका गिर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि क्यों गिर रहा है, या फिर सिर्फ ये है कि नहीं उसको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए? हमारे एक्सपीरियंस में वेट गेन नॉर्मल है, क्योंकि अब वेट लॉस को सीरियस लेना चाहिए। अब मैं ये वेट लॉस ये नहीं कह रहा कि 2-4 किलो कम हो गया 6 महीने के अंदर। अगर रैपिडली 2-3 महीनों के अंदर आपको कपड़े खुले महसूस हो रहे हैं, सडनली 7-8 किलो ड्रॉप कर गया है, तो उसको हम सीरियसली देखते हैं। ये वेट लॉस लीड टुवर्ड्स जी डायबिटीज़ हो सकती है जो हमें पता नहीं चल रहा, कोई अंदर अंडरलाइंग, जिस तरह हम कैंसर की बात कर रहे थे वो नहीं पता चल रहा, खुराक एब्जॉर्ब नहीं हो रही जिसमें। बड़ी कॉमनली अब जो हम एलर्जीज देखते हैं, वन ऑफ द रीजंस कि ये जो प्री प्रोसेस्ड फूड है ये आंतों को इतना वो नरम कर देता है और वो बिल्कुल इनसेंसिटिव कर देता है कि वो कोई चीज़ हजम ही नहीं होती, तब वेट लॉस होता है। तो उसको फिर इन्वेस्टिगेट हम वेरियस स्पेशलिटीज़ की हेल्प से करते हैं। ठीक है, दैट इज़ वेरी सीरियस थिंग। अग्रीड। ठीक है। अक्सर जिम के दौरान जो इंजरीज हो जाती हैं, ठीक है, और उसके लिए भी हमें डायरेक्टली रब्ता करना चाहिए ऑर्थोपेडिक से या रूमेटोलॉजी जो है डिपार्टमेंट, चूँकि आपके साथ लिंक्ड है ये डिपार्टमेंट, तो उधर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर बैड पोस्चर की वजह से, रॉन्ग एंगल की वजह से कहीं ना कहीं आपको दर्द निकल आती है, और उसका इंतज़ार भी करना चाहिए 1-2 दिन, या फौरी तौर पे जो है वो जाना चाहिए? जी, मेरी जो नीश स्पेशलिटी है वो है ही स्पोर्ट्स इंजरीज़ के साथ। तो स्पोर्ट्स इंजरीज़
एक बड़ी अलग से स्पेशलिटी है, क्योंकि ये बहुत ही हाईली ड्रिवन मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस को हर दफ़ा ज़्यादा करना चाहते हैं, उसको वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसमें जनरली सबसे पहले जो लिंक होना चाहिए वो एक फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए। वो आम तौर पे उनकी इंजरीज़ को पिक करता है, डिसाइड करता है और अक्सर व बेशतर उनके पास वो एक्सरसाइजेस, वो स्ट्रेचिंग, वो रिलैक्सेशन थेरेपीज़ होती हैं जिससे काम कर जाए। अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर ऑर्थोपीडिक सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट मिल के उनको अपनी जो भी उनकी परफॉर्मेंस थी पहले उस तक लाने में उनकी हेल्प करते हैं। याद रखिए, अगर आपको चोट लगी है और अगर आपकी दर्द नहीं जा रही तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी आपको बता रही है कि कोई चीज़ सही नहीं है। तो बेहतर ये है कि किसी हेल्थ प्रोफेशनल से आप ज़रूर राब्ता करें। नहीं, जब तक बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं चला जाता तब तक तो हम पाकिस्तानी घर में ही करते रहते हैं, गोली खा ली, ये खा ली। अच्छा, बिला वजह हाँ, ये दर्दों के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए स्पेशली जो हम गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, पेन किलर्स, हाँ, ये हाउ दैट वर्क्स? जी, आई थिंक अगेन पब्लिक मैसेज यही है कि पेन किलर्स को बहुत सोच समझ के लीजिए। बेस्ट ये होती है कि मेडिकल एडवाइस के अलावा आपको पेन किलर्स नहीं लेने चाहिए। जनरल अगर बात करूं कि पेन किलर शायद वक्ती आपको आराम ज़रूर दे दे, लेकिन वो साथ साथ किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स, किसी भी चीज़ को डैमेज कर रहे होते हैं। तो वी नीड टू बी ऑल वेरी वेरी केयरफुल रूटीन में पेन किलर्स खाने से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ होती है, वक्त के साथ साथ हम देखते हैं कि बुज़ुर्गों के अंदर जो आपके पाँव की अंगूठे के साथ वाली जो हड्डी है उसका टेढ़ा हो जाना, ये बड़ा कॉमन देखने में आता है, जिसके लिए फिर आजकल वो उसके पोस्चर को स्ट्रेट करने के लिए भी आ रही है सर्जरीज भी हो रही हैं। ये क्या चीज़ है? जी, इसको जो आम ज़बान में बनियन कहा जाता है। बनियन का मतलब ये है कि जो अगर ये मेरा हाथ अगर इस पे नज़र आ रहा है तो अगर मेरा हाथ एक्चुअली पैर है तो इसकी जो पहली वाली उंगली है वो अंदर की तरफ ड्रिफ्ट करती है। बिल्कुल। अगेन जेनेटिक लिंक भी है, लेकिन ये ख़वातीन में हम ज़्यादा देख रहे हैं। एक ख़ास फुट शेप होता है जिसमें ये ज़्यादा प्रोन है। पॉइंटेड फैशनेबल शूज़ ज़्यादा देर पहनने की वजह से ये होता है। इसमें थोड़ा आर्थराइटिस का हाथ है और थोड़ा जो अंदर उसके मसल्स हैं वो उसको एबनॉर्मली एक साइड पे पुल करते हैं और दूसरी साइड पे पुल करते हैं। शुरू की स्टेजेस में एक्सरसाइजेस यूज़फुल हैं। शुरू की स्टेजेस में जो आपने वो ग्रिप की आप बात कर रहे हैं वो भी किसी हद तक यूज़फुल है, बट टू बी ऑनेस्ट इसका गोल्ड स्टैंडर्ड एक्चुअली सर्जरी है। क्योंकि जिस स्टेज तक हमारे पास पेशेंट्स पहुंचते हैं वो इतना ज़्यादा हो गया होता है। प्रॉब्लम उसके दिखाव का नहीं है, वो बैलेंस पैर का इतना ऑफ हो जाता है कि नीचे बैलेंस भी ऑफ हो जाता है और आप शूज़ भी जब पहनते हैं काफ़ी देर बंद तो उसके बाद आप रगड़ महसूस होती है। जी, बहुत दर्द महसूस होता है। आर्थराइटिस ये रिवर्सिबल है? सो आर्थराइटिस एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है। जिस तरह गाड़ी के टायर में अगर रगड़ आ जाती है, अगर आप पूछें कि ये वापस अपनी पोजीशन में आएगा तो नहीं है। तो उसी वजह से कि आर्थराइटिस टायर ही की मानंद उसमें रगड़ होती है, वो कंटिन्यूस होती है। लेकिन अभी तक ना साइंस ना रिसर्च, मेरा ख्याल है ये राज अभी तक सिर्फ अल्लाह ताला के पास है कि किस में आर्थराइटिस तेज़ी से प्रोग्रेस करेगा और किस में सारी ज़िंदगी वैसे ही रहेगा। जैसे कि एक टायर का भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आज से 6 महीने के बाद वो कितनी रगड़ खा जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, बोन्स के स्ट्रॉन्ग होने के लिए कोई रेकमेंडेड एक्सरसाइजेस जो आप एंड पे बताना चाहें? जी, आई थिंक जो पब्लिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो लो इम्पैक्ट हाई इंड्योरेंस, यानी कि लाइट ब्रिस्क वॉक घास या बजरी के ऊपर, साइकिल बहुत मैं रिकमेंडेशन अगर मेरी तरफ से हो तो वो साइकिल, इलिप्टिकल और स्विमिंग की होगी, जिसमें बॉडी पे इम्पैक्ट कम है, मसल स्ट्रॉन्ग है और आप लंबे अरसे के लिए उसको मेंटेन कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर मुस्तफ़ा जावेद आपके आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी, और आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी ऐसी जो मिथ्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके बारे में पता चलेगा। ख़वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, वापस आएंगे, एक और गेस्ट मौजूद होंगे और PSL के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन। PSL 11 का आगाज़ हो चुका है। लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद के दरमियान पहला मैच खेला गया लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में, जिसमें लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद को 69 रन से शिकस्त दे दी है। लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में खेले गए मैच में हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ जो है वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया गया लाहौर कलंदर्स की जानिब से, और लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 199 रन और पहले मैच में ही इतना स्कोर जो है वो दिया कि PSL के शायकीन को मज़ा आ गया। मैच बहुत इंटरेस्टिंग था। लाहौर से वैसे परफॉर्मेंस की उम्मीद भी थी, क्योंकि पिछले 3 साल से हम तकरीबन यही देखते आए हैं। इस बार किसकी पोजीशन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि इस बार क्राउड भी सिर्फ घर से ही बैठ के देख रहा है, और 2 नई टीम्स का भी इजाफा हुआ है, तो इस दफ़ा मजीद एक्साइटमेंट जो है, और वो जो नए बिगिनर्स होंगे उनके लिए तो ये दिस विल बी। हाँ, तो PCB के चेयरमैन जब इस बात का ऐलान कर रहे थे कि इस दफ़ा ऑडियंस नहीं होगी, उन्होंने इस चीज़ के साथ जिक्र किया कि जब तक ये 10-15 दिन की टेंशन की सिचुएशन है, सो विल होप कि जल्दी ये सिचुएशन ख़त्म और दोबारा से पाकिस्तान के ग्राउंड्स आबाद हों। खेलने की मद में तो आबाद हैं ही, लेकिन साथ साथ ऑडियंस भी हों। इसी के ऊपर आज हमें ज्वाइन करें स्पोर्ट्स एनालिस्ट जनाब आतिफ जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट्स योर फेवरेट टीम इन PSL 11? शुरू से ही ना कराची किंग्स जो थी वो मुझे पसंद थी, अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है ना वो एक आध कोई आपको आइडल रखना पड़ता है अपना, अदरवाइज फिर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो बाबर आजम के साथ मेरी थोड़ी सी ना बैटिंग की वजह से थी एफिलिएशन, तो अब वो पेशावर ज़ल्मी में गया है, तो अब थोड़ा सा जो है वो पेशावर ज़ल्मी हो गई टू सम एक्सटेंट, लेकिन ज़ाहिर अच्छी क्रिकेट जो है वो नज़र आती है, तो उसमें फिर वो ज़्यादा उसी की तरफ। कल का मैच कैसा लगा आपको, एंजॉय किया आपने? हाँ, मैच बहुत अच्छा हुआ, और एक टाइम पे था कि ऐसा लग रहा था कि जो बाजी ले जाएंगे। हाँ, बाजी ले जाएंगे, लेकिन फिर ऑब्वियसली बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी, टू हॉट टू हैंडल जिसे हम कह सकते हैं, वो थी। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल कैलिबर के, इंटरनेशनल लेवल के एक T20 के बॉलर्स उनकी एक ही टीम में मौजूद हैं। तो मेरा नहीं मतलब ये कहना जायज़ होगा कि जहाँ पर PSL X का इख्तिताम लाहौर कलंदर्स ने किया था, वहीं से आगाज़ उन्होंने किया तकरीबन। फिलहाल तक तो ऐसा ही है। अगर उनकी बैटिंग उनको लेट डाउन ना करे और विकेट्स उनको सपोर्ट करें तो वो बड़े अच्छे पोजीशन में इस साल भी। अच्छा, बैटिंग और बॉलिंग हम डेफिनेटली देखते हैं कि दोनों ही सेम रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी बैटिंग लाइन अच्छी होगी तो ही आप रोक भी सकते हैं, अदरवाइज एक का सिर्फ फ़ायदा नहीं है। लेकिन तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मेन होती है फील्डिंग। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के फील्ड में फील्डिंग करते हुए, क्योंकि हमारे मैदान भी थोड़े से डिफरेंट हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए, क्या लगता है आपको कि उनकी फील्डिंग का कितना यहाँ पे हो सकता है? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट 20 से 25 रन समटाइम्स जो है वो फील्डर जो बचाता है, तो ऑब्वियसली वो एक टीम को एक्स्ट्रा एज दे देता है। समझ लें कि अगर आपने 175 स्कोर किया तो अगले को 200 के करीब जो है वो चेज़ करना है। फील्डिंग से डिफरेंस तो पड़ता है, लेकिन जाहिर है फील्डिंग सारी की सारी अब इतने ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। आप इंटरनेशनल टीम ऐसे कैचेस जो है वो आजकल फील्डर्स ले लेते हैं कि जो कि पहले कभी किसी ज़माने में सोच भी अनबिलीवेबल टाइप के ना, और वही एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं, और वही मैच चेंज करते हैं सब कुछ। लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप जो फाइनल था वो इंडिया के जो अभी कैप्टन हैं सूर्या कुमार, उनके कैच की वजह से ही वो मैच चेंज हुआ। तो अब यहाँ से आप देख लें कि कैसे कैसे स्टेज पे आके हमारा वो कल्चर नहीं है उतना ना, फिटनेस लेवल कह सकते हैं कि वैसा नहीं है हमारे डोमेस्टिक में भी। ऑब्वियसली ग्राउंड्स वाली पॉइंट आपने अच्छा रेस किया कि ग्राउंड्स में भी कोई ऐसी नहीं है कि बंदा जो है वो डाइव करे तो इंजरी लेकर बैठ जाए। अभी एक ही दिन में पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स जो हैं वो अपने शोल्डर डिसलोकेट होने की वजह से बाहर हो भी गए हैं। तो ये चीज़ें जो है हाँ जी, तो ये चीज़ें जाहिर है फिर चलती हैं हमारे हुसैन तलत। और वो एक तो पाकिस्तान के ग्राउंड्स का भी मसला है कि फील्डिंग करते हुए वहाँ पे डेफिनेटली इंजरी का खतरा ज़्यादा होता है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे ख्याल से पाकिस्तानी हमारे जो क्रिकेटर्स हैं तो उनकी फिटनेस भी आई थिंक उतनी एज एथलीट प्रॉपर नहीं है। व्हाट डू यू से? बस ये सब जो है वो इनफैक्ट मेहनत से होता है, और जितना ज़्यादा आप एफर्ट पुट इन करेंगे उसके साथ ही ये चीज़ें अलाइन होती हैं। तो मतलब मेरा ख्याल है इनको एक और सीज़न PMA में लगवाना चाहिए। हाँ, देखिए वो एक डिफरेंट है, डायनामिक्स है। ऑस्ट्रेलिया वाले या इंडिया वाले कहीं भी कोई अपने ऑब्वियसली नहीं, हाँ नहीं, वो मतलब हम तो यही कहते थे कि उस वक्त भी कि मतलब कोई स्पोर्ट्स की जो है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए, कोई नई इतनी जदीद आ चुकी है। अपना इंटरेस्ट होता है, ठीक है। वसीम अकरम साहब हमारे ग्रेट लेजेंड, वो अक्सर इस बात
बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो खिलाड़ियों का अपना इंटरेस्ट नहीं है, और जब तक आप इंटरेस्ट लेके फील्ड में नहीं जाएंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस हिसाब से, और फील्डिंग आपकी इंप्रूव नहीं होगी कभी भी। PSL में इस दफ़ा 2 नई टीम्स जो इजाफा हुआ है, उससे आपको क्या लगता है कि कैसे PSL की एक्साइटमेंट में इजाफा होगा, मैचेस कितने इंटरेस्टिंग बनाएगी ये 2 टीम्स? प्रेडिक्शंस थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती बिल्कुल है हो इस बार। सकती हैं, और जो 2 टीम्स ऐड हुई हैं वो बहुत ही उन्होंने अच्छे प्लेयर्स को जो है वो पिक किया। एक को तो राशिद लतीफ़ साहब ने देखा है, एक को इंजमामुल हक साहब ने देखा है। राशिद लतीफ़ और इंजमामुल हक जो है वो इन्होंने जो प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, ऑब्वियसली ये बहुत ही एक वो लोग जो पहले 6 टीम्स के साथ नहीं उनको जगह मिलती थी, और कम देखें 6 into 15 एक 15 का स्क्वाड है, तो 90 जो है वो प्लेयर्स, तो 90 प्लेयर्स के बाद अब जो 2 टीम्स ऐड हुई हैं तो एटलीस्ट 32 प्लेयर्स को और आपको लगता है कि कोई ऐसे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के जिनको पिक करना चाहिए था और इन 8 की 8 टीम्स ने नहीं पिक किया? काफ़ी कोई नाम मिस आपकी जहन से? काफ़ी हैं जो आप देख लें। अब देखें कोई यंगस्टर्स में किसी को मौका ना मिला? शाहनवाज दहानी नहीं आ सके। शाहनवाज दहानी इनफैक्ट है टीम में, बट उस तरह फिर अहमद शहजाद जो हैं वो अहमद शहजाद ने खुद ही खैर इमाद वसीम है और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के साथ पहले लिया तो उनको उस टाइम पे नहीं गया था। हाँ जी, ऐसा ही है। जिस टाइम पे जब ऑक्शन हुआ था तो उस टाइम पे वो स्किप हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो फ्रॉम नोवेयर इस्लामाबाद ने पिक किया। उनकी इस्लामाबाद के साथ शुरू से एफिलिएशन है। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि उनके बच्चे बड़े वो हैं, अफसरदा हैं। वो तो अहमद शहजाद ने भी बोला था। हाँ, कि उनको सेलेक्ट नहीं किया। अहमद शहजाद ने भी यही बात की, बोला था कि मेरे उमर अकमल स्किप हो गए। उमर अकमल बहुत ज्यादती है। जी, उमर अकमल को होना चाहिए था जितना वो कर रहे हैं। पसंद भी बहुत है फील्ड में उमर अकमल, सर में एनर्जी के साथ खेलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी पाकिस्तानी ओपनर फ़खर जमान। कल भी उन्होंने अपनी शानदार कारकर्दगी जो है वो दिखाई है। सो कैसा लगा आपको उनकी मैच देखी और उनकी बैटिंग? ट्रू मैच विनर है। पिछले जो है वो लास्ट 10 ईयर्स से इम्पैक्ट प्लेयर है। इनफैक्ट इसमें कोई शक नहीं है। वेरी प्रॉमिसिंग ओपनर है, और जब उनको टीम में नहीं लेते तो इंटरनेशनल जो एनालिस्ट हैं सारे के सारे वो अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि इनको क्यों जो है वो आपने इसका पार्ट नहीं बनाया हुआ। क्या स्पेशलिटी उनकी आपको नजर आती है? देखिए, एक ऐसा प्लेयर जिसका आपको पता है कि आखिर में आके इसने किसी भी वक्त एक ओवर में 25-30 रन निकाल लेने हैं, वो प्लेयर हमेशा T20 के लिए जो है वो हॉट केक रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह इनकी ये क्वालिटी है, और मुझे नहीं समझ आती कि इनको ओपन पे क्यों नहीं पाकिस्तान की टीम में भी ट्राई करते। लास्ट मैच में किया है तो इन्होंने मैच चेंज किया है, बट उस टाइम तक हम लोग टूर्नामेंट से बाहर हो चुके थे वर्ल्ड कप में। T20 के प्लेयर्स की बात की ना, डोंट यू थिंक इससे पहले भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कुछ T20 के इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं जो टीम का हिस्सा बनाए गए हैं, लेकिन ऐसे इंटरनेशनली भी हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि 50 ओवर्स का जो मैच होता है उसका प्लेयर T20 में उस तरह से ही परफॉर्मेंस दे सकता है जिस तरह वो 50 वाले में देगा, या नहीं? आपको लगता है कि T20 का प्लेयर जो है वो मुख्तस होना चाहिए T20 के लिए? काफ़ी प्लेयर्स ने अपने आप को डेडिकेट कर दी है, ठीक है, लेकिन वो फिर एक फास्ट फूड टाइप की चीज़ बन जाती है, आप इसको कहें। लेकिन जो प्लेयर्स जो हैं वो आप इस तरह से देखें कि जिन्होंने फिर लॉन्ग टर्म अपनी कंट्री को सर्व करना है, उनका मेन टारगेट टेस्ट के रिकॉर्ड्स की तरफ जाना है, वो फिर अपनी टेक्निक्स ऐसे रखते हैं कि वो फिर ऑल फॉर्मेट के अंदर एडजस्ट हो सकें। इस तरह के प्लेयर्स जो हैं वो अब कम रह गए हैं। पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो 2-3 ही आपको नाम ऐसे दिखेंगे जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स के तौर पे हैं। इंटरनेशनली भी ऐसे ही हैं, तो ये अब सेग्रीगेशन होती जा रही है, बट स्टिल जो बेसिक्स हैं क्रिकेट के कि बॉल को लाइन में आके खेलना है, बॉल को किस तरह से हिट करना है, किस टाइम पे गेंद ग्राउंड से बाहर आप फेंक सकते हैं या यॉर्कर मार सकते हैं, तो वो स्टेमिना उस हिसाब से। कैप्टनसी की अगर हम बात करें, कैप्टनसी का कितना जाहिर है बहुत रोल होता है किसी भी मैच में, और इस बार ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे हमारे जो कैप्टन्स हैं PSL की टीमों के वो इंटरनेशनल क्रिकेट के हैं ही नहीं, राइट? सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट कि वो जो कैप्टनसी का रोल होता है, ये जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हालांकि इन हिस्ट्री हमने देखा है कि IPL में भी ऐसे बहुत सारे कैप्टन्स ने परफॉर्मेंस दी है। सो व्हाट डू यू से? अच्छा क्वेश्चन किया आपने। असल में है इस तरह से कि फ्रेंचाइज क्रिकेट का आपके डोमेस्टिक के लिए प्लेयर्स प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है? वो आए हैं एक जस्ट अपने बिजनेस के लिए, अपने मोटिव के साथ। तो ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं कि वो ऐसे प्लेयर्स को लें जिनका T20 इंटरनेशनल के तौर पे टीम्स उनको सिलेक्ट कर रही हों या नहीं कर रही हों। देखिए, इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है, सबसे
फर्स्ट जो है ना लीग इस टाइम पे वर्ल्ड में वो IPL है, ठीक है। IPL में शुभमन गिल, इनके रेयान पराग, ठीक है, उसके बाद अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, ये मैं उनके कैप्टन्स के नाम ले रहा हूँ, ठीक है। ये वो कैप्टन हैं IPL की टीम के जो इंटरनेशनल टीम के नहीं पार्ट, इंडिया के किसी भी प्लान में नहीं है, ठीक है। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे वो उनकी अपनी जो है वो प्लस और माइनसेस होते हैं, वो उस हिसाब से लेते हैं। इसका ना अब वो जाहिर है आप अगर आवाज़ लगाना चाहें और इसको सोशल मीडिया पे PSL को डाउन करना चाहेंगे तो आप इस तरह के पॉइंट रेज होते हुए नजर आते हैं। में जो मुल्क है ना उनको वैसी हर चीज, तो उनका जवाब ये जो मैंने आपको दे दिया कि उनके अपने 10 में से ऑलमोस्ट 7 कैप्टन ऐसे हैं जिनका इंटरनेशनल फ्यूचर कोई भी नहीं है। अच्छा आतिफ साहब ये बताएं कि कल के मैच में जो है ना हैदराबाद ने क्या गलतियां की। उनका पहला मैच था, कॉम्बिनेशन उस तरीके से नहीं बन सका था। ऑन दी अदर हैंड लाहौर को हम लोग देखें तो हसीबुल्लाह, मोहम्मद नईम, ठीक है, फ़खर जमान, देन उबैद शाह, देन हारिस रऊफ, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक, सब ने परफॉर्म किया, ठीक है। वो एक टीम एफर्ट नजर आई। तो दूसरी तरफ जो है टीम एफर्ट, उनके कप्तान ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया, लेकिन उसके अलावा भी बाकी कोई इतना खातिर खा नहीं रहा। सो क्या लाइकनेस थी हैदराबाद के अंदर? अभी देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो लाहौर कलंदर्स वाले हैं, ये पिछले 11 सीजन से साथ हैं, 10 सीजन्स खेल चुके हैं, तो ये जेल इन हुए हैं। इनका एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। उनका फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट मैच था, ठीक है। लेबुशेन जो हैं वो एक अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, बट स्टिल अभी फ़िलहाल एक तो है भी फॉरेनर, और फिर टीम को वैसे बहुत अच्छे जी ऑस्ट्रेलिया BBL में भी जो है वो उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं, बहुत एनर्जेटिक किस्म के, लेकिन अभी वो जेल इन होने वाली बात इनकी नहीं नजर आई। और जाहिर है अभी लेकिन ऐसे कौन से गुजरेगा तो इसमें अगर हम देखें इनके प्लेइंग 11 में साइम अयूब, ठीक है, देन उस्मान खान, ठीक है, फिर आप लेबुशेन का जो जिक्र करें, कुशाल परेरा, अगेन इरफान नियाजी, अगेन कुशाल परेरा भी बहुत अच्छे हैं। तो प्लेयर्स तो इनके पास मौजूद हैं। देखिए मैं वही बता रहा हूँ ना कि प्लेयर्स हैं और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। 1-2 यंगस्टर्स भी इन्होंने भी बाहर बैठाए हैं, तो उसकी वजह से, लेकिन स्टिल अभी पहला मैच है और ये टीम का कॉम्बिनेशन ही अच्छा है। और ख़ास तौर पे भी जो एक नई टीम जो दूसरी है पिंडीज़ की टीम भी जो है वो भी आपको एक अच्छा कंपटीशन देखने में मिलेगा। आपको क्या लगा कि वैसे हैदराबाद को जो उनका ऑर्डर था बैट्समैन भेजने का, डू यू थिंक कि उसमें कोई चेंजेस उनको करने की ज़रूरत है या उसकी वजह से दे वर लैकिंग समवेयर? नहीं, अब साइम अयूब जो है वो इंटरनेशनल भी ओपनर ही खेलता है, ठीक है, उसने ओपनर ही आना है। लेबुशेन का अब जब भी वो BBL में भी खेलता है उसका यही नंबर होता है, ठीक है, तो वो नहीं। लेकिन मैंने जो आपसे कहा ना कि द प्रॉब्लम इज कि वो फिलहाल पिक कर देंगे और बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी, आपको अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। और वो शुरू में आपने जो स्पेक्टेटर्स की बात की, तो उम्मीद है कि ये जब आएंगे आपके नॉकआउट मैचेस या आगे जब, तो इंशाल्लाह स्टेडियम में इजाजत दी जाएगी, इंशाल्लाह। वेल, उर्दू कमेंट्री एंजॉय कर रहे हैं आप? ठीक है फिलहाल। अच्छा, वैसे कमेंट्री आपको उर्दू में ही पसंद है या इंग्लिश में? अगर अब वो हमारे वो कहते हैं ना टेस्ट बर्ड्स बनना, एग्जैक्टली बन चुके हैं, सही बात है। हाँ, वो हम ना जो इंग्लिश वाला है ना, वो इंग्लिश पे ही फील आती है, वरना कायदे-आज़म ट्रॉफी की फील आती है। और दूसरा फिर इन्होंने जो वो आर्टिफिशियल नॉइज जो है वो क्रिएट की हुई है क्राउड की, वो देखें अब क्राउड में जब कोई शॉट लगता है तो तब नेचुरल साउंड जो आता है वो बेस्ट होता है। ये मुसलसल एक ही जब आवाज दे रहे हैं, तो कोई बटन प्रेस कर रहा है, बहुत एनोइंग जो बटन टाइम पे प्रेस करना है आपने, आपने बटन प्रेस किया हुआ है, फिर उसको बंद करना भूल रहा है। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब फॉर कमिंग। ख़वातीन और हज़रात, मैचेस को एंजॉय करें। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि हिस्ट्री है। और हिस्ट्री आज की तारीख है 27 मार्च 1898 को बड़े सगीर के अजीम मुफक्किर और अजीम मसला माहिर तालीम और मुफक्किर जनाब सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल हुआ था। सर सैयद अहमद ख़ान को हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की, जब आप पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ना शुरू करते हैं और आप हिस्ट्री देखना शुरू करते हैं, सबसे पहले जो शख्सियात का जिक्र होता है सर सैयद अहमद ख़ान। उन्होंने बड़े सगीर के मुसलमानों में जो एक फ़िक्री सोच का और ख़ास तौर पर तालीम का जो एक अंसर डाला, और उसके लिए जो कोशिशें की, आज भी जो एंग्लो स्कूल है वो इंडिया के अंदर मौजूद है और उसकी तर्ज पर पाकिस्तान में भी बहुत सारे स्कूल्स बने हैं। लेकिन इनकी कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से, जब 1857 के बाद ऐसी सिचुएशन बन गई है कि हिंदू भी
मुसलमानों को जो है वो बुरा भला कह रहे हैं क्योंकि 800 साल की हुकूमत मुसलमानों ने की थी और उस इलाके को एक्चुअली बरसगीर को कब्जे में लिया अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से ही, तो मुसलमानों के अगेंस्ट अंग्रेज़ हो चुके थे। तो इनकी कोशिश ये थी कि हम तालीम की तरफ बढ़ें, हम लोग साइंस का इल्म जो है वो हासिल करें और मुसलमानों की दोस्ती करवाई जाए अंग्रेज़ों के साथ ताकि इनके ऊपर जुल्म सितम जो है वो कम हो और इनकी बात भी सुनी जाए, जिसके लिए उन्होंने स्कूल और फिर स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनाना और फिर जिस तरीके से उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर गुजारा। आज पाकिस्तान जो मार्ज़ वजूद में आया है, जो मुस्लिम लीग की क़यादत थी या जो कांग्रेस के अंदर मुसलमानों की क़यादत थी, उसमें सर सैयद अहमद खान का एक बहुत गोया तहरीक पाकिस्तान की बुनियादों में बुनियाद डालने वालों में से जो सबसे अहम किरदार रहा है वो सर सैयद अहमद खान का रहा है। आज भी तारीख़ उनको जिस मकाम से, जिस अलकाब से याद करती है, वो एक उनके फ़ख्र में मज़ीद बुलंदी लेकर आता है। इसके साथ ही हम रुखसत चाहेंगे आपसे, लेकिन साथ ही आपको बताएं कि आज PSL का मैच फिर से एंजॉय कीजिएगा क्वेटा एंड कराची के दरमियान। हाँ, और लेट्स सी कि ये बाजी कौन जीतता है। बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त, नाज़िश खटक को भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।